Hello everyone. Good evening everyone. ठीक है। हेलो अभिलिप्सा, प्राची, गुड आफ्टरनून। अभिलिप्सा कल कहाँ थे? गुड इवनिंग डोरेमी, गुड आफ्टरनून। बताओ कहाँ थे अभिलिप्सा? कल काफ़ी बच्चे नहीं थे अनीश, अभिलिप्सा, शिव। जिसने नहीं किया था कल लाइव रिकॉर्डेड तो देख लिया ना? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन वाला, उसमें से पक्का क्वेश्चन आता है प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, म्यूचुअलिज्म, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। गुड आफ्टरनून अलीज़ा। अच्छा देखो, पहले जो कल क्लास करने वाले थे मेडिसिन की वज़ह से अच्छा, ठीक है विलिप्सा कोई बात नहीं। देखो, कल जो हमने वो करे थे ना हमने बर्थ रेट और डेथ रेट पे उस पे, मैं उस पे 2-4 न्यूमेरिकल्स लाई हूँ, पहले वो करते हैं उसके बाद पॉपुलेशन इंटरैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन देखो, इफ अ पॉन्ड Yes, देखो, if a pond in a pond there are 20 lotus plants of last year and through reproduction 8 new plants are added, then the birth rate is, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एनसीईआरटी में जब समझाने के लिए लिख रखा है बर्थ रेट में, तो वहाँ पे यही चीज़ दे रखी है। ठीक है? मैंने आपको बताया था बर्थ रेट हम कैसे लिखते थे कि कितने आपके पास बर्थ हुए हैं, अपॉन में टाइम हम लिखते थे कि किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, पर ईयर, पर डे, पर ईयर, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हम बोलते थे, वो हम चीज़ वहाँ पे लिखते थे। ठीक है? यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस प्लांट्स हैं और उसमें 8 न्यू प्लांट्स अब आए हैं। मीन्स इनिशियल तुम्हारे पास कितना है 20 है और फाइनल कितना है यहाँ पे 8 है। मुझे निकालना है बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे निकालते थे कि कितने मेरे पास बर्थ से अभी आए हैं, तो कितने यहाँ पे बर्थ से आए हैं, 8 आए हैं, ओरिजिनल कितने थे 20 आए थे। तो सिंपल सा यहाँ पे मेरे पास पर ईयर की टर्म्स मेरे पास यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ईयर के रिस्पेक्ट में बात की गई है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8/20। ठीक है? बर्थ रेट क्या था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा पहले वाला, कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं अपॉन में टाइम, और दूसरी इसकी इक्वेशन बताई थी वो वाली जो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल थी, जो कि स्पेसिफिक बर्थ रेट होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो अलग तरीके के आते हैं। बताओ समझ में आ गया? गुड आफ्टरनून अलीजा। ठीक है? थम्स अप दो फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल्स अलाइव एट द बिगिनिंग ऑफ 1 ईयर टू 2 इयर्स, 1 साल का आपको इंटरवल वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है? वो कितना है 800 है। इस टाइम पे कह रहे हैं 200 इंडिविजुअल्स जो थे वो मर गए। ठीक है? तो आपको फिर से डेथ रेट निकालना है। अगेन यहाँ पे रेट के टर्म्स में निकालना है। वहाँ पे क्या था, कितने लोगों ने बर्थ लिया है, अपॉन में हम कहते थे इनिशियल, यहाँ पे क्या हो गया, कितने लोगों की डेथ हुई है, अपॉन में आपके पास इनिशियल कितने थे, यहाँ पे भी हमारा सिंपली जो है डेथ रेट यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर पे अगर कोई आए भी तो। ठीक है? हेलो सुभान, रियाज़, भावना। भावना कल कहाँ थे? सुभान कहाँ थे? ठीक है, नेक्स्ट देखो सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होती है आपके पास? रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो ना, मेल्स के आपको नंबर दे दिया हो, फिर बाद में फीमेल्स का नंबर दे दिया हो, तो हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी मेल्स अपॉन फीमेल्स की, वो हमारे पास निकल के आ जाती है सेक्स रेशियो। ठीक है? फीमेल अपॉन मेल नहीं करना, मेल अपॉन फीमेल ही करना है। साथ ही साथ मैंने आपको कल बताया था नेटालिटी और मोर्टेलिटी के बारे में बताया था ना, तो वहां पे ना एक याद कर लेना, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया गलती से कि वाइटल इंडेक्स निकालो, तो वहां पे ना क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि ना नेटालिटी हुई है मान लो 200 इंडिविजुअल्स की और मोर्टेलिटी हुई है 150 की, लगभग लगा लो। तो वाइटल इंडेक्स जब भी निकालना आए तो उसमें हमें करना होता है नेटालिटी अपॉन में मोर्टेलिटी। ठीक है? रेशियो होता है बस आपके नेटालिटी अपॉन मोर्टेलिटी का, इस चीज को भी जो है याद रखना। ठीक है? फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर हम अपना डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, इफ बर्थ रेट इज 100, ठीक है, अगर बर्थ रेट आपका कितना है 100 है,
ठीक है? फिर कह रहे हैं जो डेथ रेट है वो आपका लेकिन 10 है एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है आपको यहाँ पे 1000, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट? कभी भी आपको नेचुरल ग्रोथ रेट निकालना हो कि नेचुरल ग्रोथ रेट आपका कितना जाएगा, हमें वहाँ पे माइनस करना होता है। हमने देखा था ना आर क्या था हमारे पास, बी माइनस डी था। कल जिसने लेक्चर देखा उसको पता होगा। यहाँ पे सिंपल निकालना है नेचुरल इंक्रीज या फिर सिंपल रेट पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी माइनस डी करेंगे, 90 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 90 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, कितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 1000 की, ठीक है? तो 90 अपॉन 1000 करेंगे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 9% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन सा लास्ट आज का 108 क्वेश्चन कौन सा था? एक मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ। दो ही क्वेश्चन थे, एक हाई रे आर वैल्यू वाला था और एक पैसिफिक सैल्मन फिश वाला था। पैसिफिक सैल्मन फिश वो वाला क्वेश्चन था, उस पे बेस्ड था जो मैंने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बताई थी। वहाँ पे मैंने बताया था जो पैसिफिक सैल्मन फिश होती है, कौन एक बार रिप्रोड्यूस करता है, कौन दोबारा कर सकता है। और दूसरा हाई आर वैल्यू, जिसका जितना ज़्यादा बायोटिक पोटेंशियल होगा, जितनी ज़्यादा जिसकी आर वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा जो है कोई भी आपका इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है? अच्छा, हाई आर वाला देखो, भावना मैंने क्या बताया था, आर हमें वैल्यू देखनी होती है, ठीक है? आर वाली वैल्यू में क्या, आर आर का मतलब क्या था कि बायोटिक पोटेंशियल, आर को हमने कैसे लिंक किया था, जिसका जितना बायोटिक पोटेंशियल वहाँ पे होगा, ठीक है? जिस भी इंडिविजुअल की ज़्यादा आर की वैल्यू आएगी, जैसे हमने एनसीईआरटी में देखा था, वहाँ पे 0 पॉइंट किसी की इतनी थी, फ्लोर बीटल की हमने इतनी देखी थी, तो सारी की सारी 0 पॉइंट में चल रही है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा इंडिविजुअल आज के टाइम पे है ही नहीं, जो कि बिल्कुल अपनी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ को शो कर सकता हो, इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू बिल्कुल छोटी-छोटी सी आ रही थी। और दैट मीन जितनी आर की वैल्यू आती है उसको हम देख के ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी है या फिर नहीं करी। ठीक है? आर का मतलब बताया था ना बायोटिक पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी था, जिसका तीसरा नाम आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी था, कि कितना कोई पॉपुलेशन अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। ठीक है? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ठीक है? पॉपुलेशन इंटरैक्शन कल हमने देख लिया था कि कल हमने देखा था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो वेरिएशन शो कर सकती है, कॉम्पिटिटिव वो आपका कौन कम टाइम रिप्रोड्यूस करता है, कौन ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करता है। फिर हमने आर और के स्पीशीज में भी डिफरेंस देखा था। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन कि किस तरह से पॉपुलेशन किस किस तरीके से एक पॉपुलेशन इंटरैक्ट कर सकती है, जैसे कि कॉम्पिटिशन के थ्रू इंटरैक्ट कर सकती है, प्रिडेशन मतलब कोई दूसरा मान लो फ्रॉग ने इंसेक्ट खाया, वो प्रिडेशन के थ्रू इंटरैक्ट कर सकती है आपकी जो पॉपुलेशन है, म्यूचुअलिज्म जहाँ पे दोनों चीजों को बेनिफिट होगा, म्यूचुअलिज्म बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन भी पढ़ के आए हो है ना, तो यहाँ पे हम इंटरैक्शंस बस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? जहां मैं यूज करूंगी यहाँ पे प्लस, ठीक है? प्लस अगर मैं यूज करूंगी तो इसका मतलब एक स्पीशीज को फायदा हुआ है, जहां मैं यूज करूंगी नेगेटिव दैट मीन्स वहां पे उस स्पीशीज को नुकसान हुआ है, और जहां मैं यूज करूंगी ये जीरो दैट मीन्स वो स्पीशीज बिल्कुल न्यूट्रल रही है, ना उसको फायदा हुआ है ना और उसको नुकसान हुआ है, ठीक है? ये तो बस सिंबल से। अब यहाँ से देखो एनसीईआरटी से रीड करते हैं सीधा, ये देखो, यस देखो, देयर इज नो सच हैबिटेट, कह रहे हैं ऐसा कोई भी हैबिटेट आपके पास नहीं होता और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती जहां पे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, हम पढ़ चुके हैं। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन और मोर स्पीशीज, हमने देखा था, अच्छा वो हमारे आगे चैप्टर आएगा उसको छोड़ो। देखो, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी और किसी भी इकोसिस्टम, मान लो हमें कोई इकोसिस्टम चलाना है, तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हमेशा वहां पे होनी चाहिए कि सनलाइट हमें मिले। सिमिलरली अगर हमें मान लो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमारे लिए वहां भी एक चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए कि हमारा हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो, क्योंकि एक टॉपिक लेवल होगा तो दूसरा उसको आके खाएगा, वो प्रेजेंट होगा तो तीसरा उसको दूसरे का आके खाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए। इवन अ प्लांट स्पीशीज व्हिच मेक इट्स ओन फूड सर्वाइव, आपको पता है कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो अकेले रह सकती है। इवन अगर हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स पे जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, तो वहां पे क्या होता है, सॉइल में जाके उसका डिकम्पोजिशन होता है। सॉइल में जब तक उसका डिकम्पोजिशन होगा, वो अपने जो भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म की जिसकी भी डेथ हुई है, वहां पे उस बॉडी के ऑर्गेनिक मटेरियल को वहां पे तोड़ा जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिकम्पोजर्स होंगे, किसी की बॉडी पे आके फीड करो, उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ा, फिर जो भी इनऑर्गेनिक चीजें निकली वो फिर से सॉइल में जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर प्लांट्स ही हमारे जो इंडिविजुअल लाइफ नहीं जी सकते, तो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जी सकते। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है? ये आप रीड कर सकते हो। फिर उसके बाद लिख रखा है इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मेनी इंटरैक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रीडली अपरेंट, ठीक है? इसका मतलब है, हमने पढ़ा था ओपीसीबी के टर्म्स में, हमने पढ़ा था ना कि पहले ऑर्गेनिज्म था, पॉपुलेशन था, कम्युनिटीज था, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी आपको लिंकेज ऐसी दिखेगी ही नहीं जो कि आप इंडिविजुअल लेवल पे देख पाओ, आपको वहाँ पे पॉपुलेशन या फिर आपको आपका ये जो कम्युनिटी वाली चीज है वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, हैप्पी सेम टू यू। हेलो, चलो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्लस नेगेटिव का क्या मतलब है, ठीक है? पहले हम यहाँ से टेबल देखते हैं। देखो, अगर मान लो आपकी दोनों स्पीशीज को फायदा हुआ हो, ठीक है, आपने कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई, जैसे कि हम लाइकन के बारे में पढ़ते हैं, माइकोरिजा हमने माइक्रो वाले चैप्टर में पढ़ा था, वहां हमने देखा था जहां पे हमें दोनों चीजों का अगर हमें फायदा दिखता है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है? मान लो दूसरे एक स्पीशीज को नुकसान हुआ, दूसरी को भी नुकसान हुआ, वो एग्जाम्पल हो जाती है कॉम्पिटिशन का। फॉर एन एग्जाम्पल,
चलो छोड़ो एग्जांपल मैं क्या दूँ फिर तुम गलत समझोगे, छोड़ो, ठीक है? तो प्लस प्लस दोनों को फ़ायदा हुआ तो वो हो गया म्यूचुअलिज़्म, जहाँ पे दोनों को नुकसान हुआ तो वो कॉम्पिटिशन, ठीक है? एक को फ़ायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ तो वो एग्जांपल हो जाएगा प्रेडेशन। जैसे कि मान लो फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, तो फ्रॉग को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन इंसेक्ट को तो नुकसान हुआ ना, तो वो एग्जांपल हो गया मेरे पास यहाँ पे प्रेडेशन का। फिर ठीक है, इसी के साथ-साथ देखो एक और फ़ायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ, वो पैरासिटिज़्म का एग्जांपल भी है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है कि अगर दोनों में फ़ायदा-नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे अलग कैसे है? देखो प्रेडेशन में एक्चुअली क्या होता है, प्रेडेशन में अगर मान लो फ्रॉग ने किसी इंसेक्ट को आके खा लिया तो इंसेक्ट मर जाएगा। लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं होता। पैरासिटिज्म में अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर बैठ रहा है, पैरासिटाइज कर रहा है, पता है ना पैरासिटाइज कैसे करता है? जैसे कि हमने लिवर फ्लूक भी अगर तो अभी मैं बताऊंगी आगे। तो क्या होता है ना, आपके पास पैरासिटिज्म में कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती, ठीक है? लेकिन प्रेडेशन में किसी ने ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। फिर क्या है, अगर मान लो एक स्पीशीज को फायदा हुआ, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो एग्जांपल है कॉमनलिज्म का। और मान लो एक स्पीशीज को नुकसान हुआ और दूसरे को कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो वो एग्जांपल हो जाता है हमारे पास एमेनिलिज्म का। ठीक है, ये सिंपल सिंपल एटलीस्ट ये तो लर्न होना चाहिए। बाकी एग्जांपल्स इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सारे ही इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बताओ पहले। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली एन एक्ट ऑफ किलिंग। ठीक है, मान लो वही मैंने फ्रॉग इंसेक्ट का बताया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग होता है। किसी बड़े ऑर्गेनिज्म ने जिसको खाया वो प्रे बन जाता है, और जो आके खाता है वो हमारे पास प्रेडेटर बन जाता है। ठीक है, तो प्रेडेटर जो है वो क्या करता है, प्रे को खाता है। ठीक है, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है। मेन इंपॉर्टेंस हम प्रिडेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रिडेशन की इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है, हम क्यों इस प्रिडेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अलीजा बिलिप्सा डोरमी अलीजा प्राची, ठीक है, गुड। ठीक है, जागृति भी नहीं आई आज, है ना? चलो देखो, एनर्जी ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ बोला इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, स्नेक ने फिर फ्रॉग को खाया, ईगल ने फिर स्नेक को खाया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो आगे आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर मान लो ये फ्रॉग जो है इस इंसेक्ट को खाता ही ना, तो इस इंसेक्ट के पास तो एनर्जी एनर्जी हो जाती। उस एनर्जी की फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, सेकंड चीज आती है हमारे पास प्रेडेटर्स या फिर सिंपली प्रेडेशन के लिए। सेकंड चीज आती है कि दे हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। कैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पे मेंटेन होती है? फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो, देखो, यहाँ पे मानो कि हमारे पास क्या है, मान लो मैंने फ्रॉग को यहाँ से हटा दिया, ठीक है? इंसेक्ट इंसेक्ट है, मान लो मैंने यहाँ पे फ्रॉग को हटा दिया, तो क्या होगा ना, इंसेक्ट जब 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 उस फ्रॉग जो है इंसेक्ट को खा रहा था, तब तो चलो ठीक था, तब इंसेक्ट जो है अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन कर पा रहा था। लेकिन अगर मान लो मैंने फ्रॉग को हटा दिया, तो इंसेक्ट क्या होंगे, इंसेक्ट आपस में एक दूसरे से इतना कॉम्पिटिशन करने लग जाएंगे, आपस में एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, और अल्टीमेटली इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना? हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर मैं एक फ्रॉग को हटा दूं, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन भी आपस में कंपटीशन होने की वजह से इनकी स्पीशीज भी जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेडेटर होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी को। क्योंकि जैसे मैंने फ्रॉग हटाया तो इंसेक्ट की डाइवर्सिटी भी कम हो गई थी, क्योंकि इंसेक्ट भी सारे खुद मर गए थे आपस में कॉम्पिटिशन की वजह से। तो हम यहाँ पे सिंपली एक लाइन कह सकते हैं कि प्रेडेशन का पहला यूज की एनर्जी ट्रांसफर के लिए, सेकंड यूज की हेल्प करता है मेंटेन करने में स्पीशीज की डाइवर्सिटी को, ताकि कोई स्पीशीज ज्यादा नंबर ना ले ले और कोई ये भी ना हो कि मर जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अब इस चीज को भी ना एक्सपेरिमेंटली जो था यूज किया गया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। कैसे? एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अब एग्जांपल्स इसके सारे लर्न करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमेरिकन पैसिफिक पैसिफिक कोस्ट में ऐसा देखा गया, वहां पे ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या करा, एक प्रेडेटर को हमने हटा दिया। वो प्रेडेटर कौन था? स्टारफिश, जिसका नाम था पिजास्टर। ठीक है, सारे सारे लर्न जो है बताऊंगी ना, सारे याद करने और साथ साथ लर्न करते जाना है क्लास में। ठीक है, तो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में हमने वहां पे एक प्रेडेटर को हटा लिया। वो प्रेडेटर कौन थी? स्टारफिश था, और स्टारफिश का नाम था पिजास्टर। ये दिखती है इस तरीके से, ये दिख रही है ना स्टारफिश, तो ये हमारे पास क्या थी? प्रेडेटर थी। ठीक है, हमने देखा जैसे हमने एक प्रेडेटर को हटाया, जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रॉग हटाया था, बाद में ऑब्जर्व किया गया कि जैसे हमने इस पिजास्टर वाली को, इस प्रेडेटर को हटाया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स खत्म हो गई। बेसिकली ये जो पिजास्टर फिश थी ना, ये इनवर्टेब्रेट्स की फिशेज को जो पानी के अंदर रहती है उसको खाती थी। लेकिन अगर मैंने पिजास्टर की फिशेस को हटा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे इनवर्टेब्रेट्स की मोर देन 10 स्पीशीज यहाँ पे खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? अगेन क्योंकि इनवर्टेब्रेट्स में आपस में इतना कॉम्पिटिशन हो गया कि वो तो चलो आगे, पिजास्टर तो चलो हमने खुद निकाल दी, लेकिन इनवर्टेब्रेट्स भी जो थे वो आपस में कॉम्पिटिशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी ना, इसको जो था प्रूव किया गया। क्लियर? बताओ। ठीक है, सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस देख ली हमने यहाँ पे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। सेकंड इंपॉर्टेंस फिर हमने देख ली एनर्जी ट्रांसफर कराता है। थर्ड इंपॉर्टेंस अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कि किस तरीके से पेस्ट कंट्रोल में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल हमने बायोटेक में अच्छे से इसको पढ़ा था, माइक्रो वाले चैप्टर में भी हमने इसको अच्छे से देखा था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही देखेंगे। देखो 1920 में
ठीक है? ईयर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है? पिज़ास्टर फिश की हमने बात करी अमेरिका के अंदर, ठीक है? लेकिन 1920 यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे, ये हम करेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है? तो 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पे कैक्टस का प्लांट था। उस कैक्टस ने ना हैवॉक फैला दिया। एनसीईआरटी में वर्ड लिख रखा है हैवॉक। हैवॉक का मतलब कह सकते हैं एक तरह से आतंक फैला दिया। जब इस कैक्टस, ये वाला जो कैक्टस वाला प्लांट था, जैसे इसको ऑस्ट्रेलिया में 1920 में इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इस वाले प्लांट ने एकदम से हैवॉक फैला दिया। बिल्कुल ये इतनी ज़्यादा लैंड तक फैल गया कि इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हमने प्रिडेशन का यूज़ किया। प्रिडेशन का जब हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो हम जैसे उसका यूज़ करा ना, हमने उसका यूज़ कैसे किया था, हम एक प्रेडेटर बाहर से उठा के लाए। दूसरी कंट्री या फिर कहीं उसी एरिया से हमने क्या करा, एक प्रेडेटर उठा के लाए और वो प्रेडेटर जो था ना, इस कैक्टस को खा लेता था। ठीक है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि ये फाइटोफेगस का एग्जांपल है। फाइटोफेगस क्या होता है ना, फाइटोफेगस इस तरह के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इस तरह के कुछ प्रेडेटर्स होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो भी हम यहाँ पे कैक्टस प्रेडेटिंग मोथ, एनसीईआरटी में लिख रखा है कैक्टस प्रेडेटिंग मोथ। ठीक है? मोथ क्या होता है सबको पता है, इंसेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे कैक्टस की पॉल्यूशन को, पॉपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ कैक्टस प्रेडेटिंग मोथ लाए, जिसने एक्ट करा एक तरह से फाइटोफेगस इंसेक्ट की तरह। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो किसी भी, कोई भी अगर पॉपुलेशन है जो कि मैक्सिमम ग्रोथ कर रही है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लिख रखा है 25% ऑफ इंसेक्ट्स, आपके आज के टाइम पे जितनी भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, उसमें से 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो फाइटोफेगस इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखेंगे हम एडेप्टेशन। भई प्रेडेटर जो है वो प्रे को खाने तो आया, ठीक है? प्रेडेटर जो था वो प्रे को तो खाने आ गया। लेकिन बात ये आती है कि भई सारे जो ऑर्गेनिज़्म जो प्रे है, प्रे अपने अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशन तो लाएगा ना, जिससे वो प्रिवेंट हो जाए, कोई प्रेडेटर उसको आके खा ना पाए और अल्टीमेटली वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो ऐसे कुछ एडेप्टेशंस जो है, कोई प्लांट्स भी लाएँगे अपने अंदर, एनिमल्स भी कुछ अपने अंदर एडेप्टेशंस लाएँगे। तो पहली एडेप्टेशन हम देखते हैं एनिमल्स क्या करते हैं, ठीक है? एनिमल्स में सबको पता है कॉम्यूफ्लेज जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख भी रखा है, कुछ जैसे कि कैमेलियन होती है, अपना रंग बदलती रहती है, ठीक है? ग्रासहोपर होता है, कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ फ्रॉग्स होते हैं। कॉम्यूफ्लेज हमने वहाँ भी देखा था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, सबको याद होगा तो, है ना? वहाँ पे भी हमने देखा था कॉम्यूफ्लेज वाली प्रॉपर्टी। तो इसी यहाँ से ये याद करो कि कुछ हमारे पास ना इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपने यहाँ क्या करते हैं, बैकग्राउंड के साथ ना अपने कलर को ढाल लेते हैं। अगर मान लो बैकग्राउंड ग्रीन होगा, तो ये जो इंसेक्ट्स है ये भी खुद ग्रीन बन जाएँगे, क्योंकि अगर मान लो ग्रीन के ऊपर ग्रीन कोई इंसेक्ट आके बैठा है, तो जब प्रेडेटर उसको खाने आएगा तो वो तो पहचान ही नहीं पाएगा ना, वो उसको तो लगेगा पेड़-वेड़ है, मैं किस इंसेक्ट को खाऊँगा। इस तरीके से देखो कैमोफ्लेज होता है यहाँ पे, ये देखो। जैसे यहाँ पे ग्रासहोपर का एग्जांपल देखो, ग्रीन वगैरह स्टेम थी, ग्रासहोपर ही बिल्कुल ग्रीन वाले पे आके बैठ गया, तो कोई प्रेडेटर अगर इसको खाने भी आएगा इन फ्यूचर, तो कोई इसको पता ही नहीं लगा पाएगा और जो ग्रासहोपर है वो हमारा बच जाएगा, ठीक है? तो ये होगी पहली एडेप्टेशन जो कि हमारे एनिमल्स शो करते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। सेकंड हमारे पास एडेप्टेशन आती है टॉक्सिक केमिकल्स। मोनार्क बटरफ्लाई एक हमारे पास बटरफ्लाई का नाम है ये। ये बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से दिखती है, ये देखो। ये है एग्जांपल मोनार्क बटरफ्लाई का। ये जो बटरफ्लाई है ना, अपने ग्रोथ के टाइम पे जैसे-जैसे ये अपनी कैटरपिलर स्टेज में होती है, जैसे-जैसे ये ग्रोथ शो कर रही होती है, ये क्या रिलीज़ करती है, एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करती है, जिस केमिकल का नाम है ग्लाइकोसाइड। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करती है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइड। अब कोई भी प्रेडेटर अगर मान लो इन फ्यूचर इस बटरफ्लाई को खाने आया, तो वही प्रेडेटर आके खुद मर जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अपने अंदर एडेप्टेशन दिखाती है ताकि वो प्रेडेटर से बच जाए। पहली एडेप्टेशन हमने देखी कैमोफ्लेज वाली, सेकंड एडेप्टेशन हमने देखी यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज़ करने वाली, ठीक है? थर्ड एडेप्टेशन आती है हमारे पास मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब क्या होता है, नकल करना एक तरह से, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या था, एक बटरफ्लाई, जैसे एक बटरफ्लाई हमने बोला मोनार्क बटरफ्लाई, दूसरी बटरफ्लाई का नाम हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, विसरॉय बटरफ्लाई, ठीक है? ये जो विसरॉय बटरफ्लाई होती है ना, ये मोनार्क बटरफ्लाई की नकल करती है। ये वाली जो बटरफ्लाई होती है ना, कोई बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होती, ये ऐसा कोई केमिकल रिलीज़ नहीं करती, लेकिन हमारे पास जो मोनार्क बटरफ्लाई है ये टॉक्सिक होती है। लेकिन ग्रोथ के टाइम पे ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ना, ये इसकी नकल करने लग जाती है ताकि ये भी जो है प्रिवेंट हो जाए। तो मिमिक्री भी एक तरह से हमारे पास थर्ड एडेप्टेशन आती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है? जिस तरीके से आपको ये मोनार्क बटरफ्लाई दिख रही है, सेम तरीके से आपको वाइसरॉय बटरफ्लाई दिखती है, बिल्कुल सेम होती है, बस उसकी नकल कर रही है ना ये। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी एडेप्टेशन हमें एनिमल्स के अंदर दिख सकती है ताकि वो प्रेडेटर से प्रिवेंट हो जाए। ठीक है? ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स अपने अंदर कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे एडेप्टेशन लाते हैं ताकि वो भी जो है इंसेक्ट्स वगैरह, प्रेडेटर्स वगैरह से प्रिवेंट हो जाएँ। ठीक है? पहले जो प्लांट्स होते हैं, पहली अपनी एडेप्टेशन कैसे करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल तरीके से। मॉर्फोलॉजिकल तरीके से कैसे, जैसे कि प्लांट्स हैं वो अपने साइंस में डेवलप हो जाएँगे, थॉर्न्स डेवलप, कांटे वगैरह डेवलप कर लेंगे। मॉर्फोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है? क्यों कर लेंगे? ताकि वो हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाने आते हैं, ताकि हर्बीवोर से वो जो प्लांट्स हैं वो बच जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अंदर स्पाइन्स या फिर कैक्टस वगैरह ऐसी चीज़ों को, थॉर्न्स वगैरह को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है? गुड आफ्टरनून हरदेव गुप्ता, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट देखो, सेकंड एडेप्टेशन हमारे पास प्लांट्स में क्या आ सकती है, केमिकल्स, ठीक है? पहली एडेप्टेशन देख ली, मॉर्फोलॉजिकल तरीके से वो कर सकते हैं। सेकंड एडेप्टेशन हमारे पास यहाँ पे आ सकती है प्लांट्स की, ठीक है?
वेट, ठीक है, देखो सेकंड एडाप्टेशन हमारे पास यहाँ पे आ सकती है केमिकल्स की। आपने पढ़ा था हमने पढ़ा था वहाँ पे उस चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ वाले में कि हमने पढ़ा था ना वहाँ पे ओपियम प्लांट था, पापावर सोम्निफेरम वाला हमने प्लांट देखा था। उससे हमने एक ड्रग ऑब्टेन किया था जिसका नाम था ओपियम। ठीक है? सिमिलरली हमें पता है जो कॉफी होती है वो हमें कैफीन वाले प्लांट से मिलती है। ठीक है? अब एनसीईआरटी में जो मेन एग्जांपल दे रखा है आपके पास केमिकल्स का, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ना ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और अगर मान लो कि अपने अंदर बॉडी में केमिकल्स ऐसे प्लांट जो है अपने अंदर केमिकल्स ऐसे रिलीज़ कराते हैं और जो ये केमिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं टॉक्सिक होते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी हर्बीवोर इन प्लांट्स को खाने आएगा वो मर जाएगा। ठीक है? तो सेकंड एडाप्टेशन प्लांट्स ने भी इसी तरीके से शो करी। थर्ड एग्जांपल इसका आता है कैलोट्रोपिस। जो कैलोट्रोपिस होता है वो क्या रिलीज़ करता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को रिलीज़ करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? सी से ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है? पॉपी प्लांट ओपियम रिलीज़ करता है, कॉफी प्लांट कैफीन रिलीज़ करता है। इसी तरीके से हमारा जो कैलोट्रोपिस प्लांट होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को क्या करता है? रिलीज़ करता है। ठीक है? क्यों करता है? ताकि वो हर्बीवोर से प्रोटेक्ट हो जाए। बताओ क्लियर हुआ? अब प्रिडेशन एनसीईआरटी से रीड करते हैं। हाँ, उससे पहले एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे देखो। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉम्युनलिज्म। प्रिडेशन क्या था जिसमें एक को फायदा हो रहा था, दूसरे को नुकसान हो रहा था। पैरासिटिज्म क्या था भाई जहाँ पे फायदा नुकसान हो रहा था। कॉम्युनलिज्म क्या था जहाँ पे एक को फायदा हो रहा था, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये जो तीनों चीजें होती है ना हमारे पास ये क्या शेयर करती है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों में होती है और वो कौन सी होती है कि जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज होती है वो पास पास रहती है। अगर हम बाकी इंटरैक्शन में देखें ना तो वहाँ पे स्पीशीज दूर दूर भी रह के काम कर सकती है, लेकिन इन तीनों में आपके पास क्या होता है, स्पीशीज जो होती है वो हमेशा कैसे रहती है, साथ साथ ही रहती है। लर्न करने के लिए पीपीसी से लर्न कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो चलो प्रिडेशन करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, गुड। चलो प्रिडेशन अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रिडेशन एक्चुअली में क्या है, नेचर का एक तरीका है जिससे कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है? फिर यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जैसे कि टाइगर है वो डियर को खा रहा है, तो ये भी एक तरह से प्रिडेशन का एग्जांपल है। ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड एज सेपरेटली एज हर्बीवोर्स, लेकिन देखो प्रिडेटर्स क्या होते हैं, प्रिडेटर्स हमारे पास होते हैं जो हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्लांट्स ऐसे जो ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को आके खा रहे हैं, है ना? और प्रिडेटर्स भी क्या होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने से छोटे वाले ऑर्गेनिज्म अपने प्रे को खा रहा है। तो हम यहाँ पे एक टर्म कह सकते हैं ना कि जो प्रिडेटर है वो हर्बीवोर की तरह भी सेम हो सकता है। हम प्रेडेटर को हर्बीवोर की तरह भी यहाँ पे बोल सकते हैं। वही लाइन यहाँ पे लिख रखी है, दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स, की जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्रेडेटर से अलग नहीं होते, लगभग लगभग सेम ही होते क्योंकि काम दोनों एक ही सा कर रहे हैं। ठीक है? फिर यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, सी बिसाइड्स एक्टिंग एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। कंड्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि कंड्यूट्स वही होगी जैसे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तरह से कंडक्ट कर रहे हैं आगे आगे एनर्जी, तो हम प्रेडेटर्स को कंड्यूट्स भी बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंड्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? प्रेडेटर्स और भी रोल प्ले करते हैं, क्या-क्या रोल की वो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे, बता दिया कैसे कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है? बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अगर मान लो प्रेडेटर प्रेडेटर को हटा दो तो प्रे क्या होगा, प्रे की पॉपुलेशन अपने आप बढ़ती जाएगी क्योंकि उसको कोई खाने वाला ही नहीं है उससे बड़ा वाला, है ना? फिर लिख रखा है व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज़ द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। भाई प्रेडेटर ही नहीं रहेगा तो प्रे वाले की पॉपुलेशन बढ़ेगी। एग्जांपल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का दे रखा है, कैक्टस का दे रखा है, कैक्टस का तुम रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल का दे रखा है, पेस्ट कंट्रोल, हम पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं ना, तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेडेशन का ही हमारे पास एक एग्जांपल वगैरह आ जाता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख लो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का 10 स्पीशीज इनवर्टेब्रेट से खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हुई थी? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हमारे पास इनवर्टेब्रेट्स की जो 10 मोर देन 10 स्पीशीज थी वो खत्म हो गई थी? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। हमारे पास दो तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे कि तुम सब नीट के कर रहे हो, सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कब, जब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है, तो हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। अब यहाँ पे लिख रखा है मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स, दैट मींस अलग अलग इन्वर्टेब्रेट्स की आपके पास स्पीशीज होगी, तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक खुद ही खुद कंपटीशन के में होने की वजह से इनकी इन्वर्टेब्रेट्स की जो स्पीशीज थी वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है? फिर यहाँ पे लाइन लिख रखे इफ द प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स हिज प्रे, अगर वो खाता रहेगा then prey might extinct and following it the predator will also become extinct. That's why predators are called prudent. Very important question कि हम अपने predators को prudent predators क्यों बोलते हैं। मैंने हाँ देखो यहाँ लिख रखा है, हम हमेशा predators को, पहला हम predator को क्या बोल सकते हैं, कंड्यूट है, पहला नाम predator का कंड्यूट। सेकंड नाम predator का हम रखते हैं prudent है। ये prudent का मतलब होता है केयरिंग, प्रूडेंट का मतलब होता है केयरिंग। अब प्रेडेटर ने कैसे केयर कर ली, प्रेडेटर कैसे केयर कर रहा है, ये कैसे केयर करता है एक्चुअली हमारे पास, वही मैंने एग्जांपल बताया। अगर मान लो फ्रॉग था, तो फ्रॉग ने, मान लो फ्रॉग हमारी पूरी दुनिया से चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसेक्ट में अपने आप ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। या फिर मान लो जो हमारे पास फ्रॉग है वो इतने ज्यादा इंसेक्ट को आके खाने लग गया, अल्टीमेटली आगे जाके फ्यूचर में हमारे पास फ्रॉग ही जो है भूखा मर जाएगा, बिल्कुल, है ना? फ्रॉग जो है बिल्कुल भूखा मर जाएगा, इंसेक्ट तो उसके लिए बचे ही नहीं, क्योंकि वो उसने इतने ज्यादा इंसेक्ट खा लिए कि आपके पास आगे जाके फ्रॉग बचा ही नहीं। तो फ्रॉग क्या कोशिश करता है कि मैं खाऊं, मैं अपने इंसेक्ट को खाऊंगा, लेकिन इतने
इतने भी नहीं खा लूँगा कि मैं अपने अपने आगे डाइट को खत्म कर दूँ। ठीक है? तो हम यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो केयरिंग होते हैं। जितनी उनको खानी होती है, जितनी उनकी डाइट है, वो उतनी ही खाते हैं। ये ना हो कि आगे उन्हें फ्यूचर जनरेशन में जाके उनको क्या करना पड़े, भुगतना पड़े। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? फिर देखो यहाँ कॉम्यूफ्लेज की प्रॉपर्टी दे रखी है। फिर यहाँ लिख रखा है कि कुछ ये देखो कॉम्यूफ्लेज बोले या फिर क्रिप्टिकली कलर्ड बोले, एक ही बात है। कलर चेंज करना दैट मीन्स ये क्रिप्टिकली कलर्ड की बात होगी। कुछ प्लांट्स आपके पास पॉइज़नस होते हैं और प्रेडेटर से प्रिवेंट करते हैं। फिर मोनाक बटरफ्लाई का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। उसके बाद हर्बीवोर्स बता दिया 25% आपके लगभग जो इंसेक्ट्स होते हैं फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस कौन से इंसेक्ट होते हैं जो कि अल्टीमेटली प्लांट के सैप वगैरह दैट मीन्स प्लांट के ऊपर फीड करते हैं वो। ठीक है? प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीवियर तुम रीड कर सकते हो। अब देखो प्लांट में बताया था, मॉर्फोलॉजिकल वाला बताया था, कुछ केमिकल्स का बताया था। फिर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन दैट द कैलोट्रोपिस व्हेन वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड्स। ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे बात सिंपल की गई है। कैलोट्रोपिस जो होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है। तो जब भी आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि कैलोट्रोपिस मान लो प्लांट लगा हुआ है, तो आप ऐसा कभी भी किसी भी आप गार्डन वगैरह में जाओगे, आपको ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा कि उस कैलोट्रोपिस के ऊपर जो हर्बीवोर है उसको खाने आए हुए हैं। ऐसा आपको कभी भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्डियक वाला जो है ये क्या है, ये कैलोट्रोपिस है, ये क्या रिलीज करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड को रिलीज करता है। ठीक है? ये हमारा था। उसके बाद एग्जांपल दे रखे हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे ओपियम का बताया, ओपियम भी रिलीज होता है, कैफीन रिलीज होता है, क्विनिन रिलीज होता है, सिक्रिन रिलीज होता है, निकोटिन रिलीज होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि जो प्लांट होता है अपने डिफेंस के लिए एक्चुअली में क्या-क्या केमिकल्स को रिलीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? बताओ प्रिडेशन यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे पैरासिटिज्म। मुझे ये बताओ कौन-सी स्पीशीज़ कौन-सी ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं? अभी बताया था ना ऊपर। बताओ, किसमें क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज़ आपकी इन्वॉल्व होती हैं? नाम बताओ, अभी ऊपर बताया था। बताओ, बताओ। अटेंडेंस मार्क कर दी सबने आज? बताओ। आंसर बताओ मुझे उसका, मैंने क्वेश्चन पूछा है, कौन-सी ऐसी इंटरैक्शन होती है जिसमें क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं? इकोलॉजी वाली यूनिट को हल्के में मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। नहीं पता, क्यों नहीं पता? ऊपर बताया तो था मैंने पीपीसी से। हाँ, ठीक है, प्राची को पता है, देखो जो क्लास सुन रहा है पता है ना? पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कॉम्युनलिज्म, वेरी गुड। ठीक है? ये इसमें होती है हमारी क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज़। अब उसमें हम सेकंड टाइप ऑफ चीज़ पढ़ रहे हैं व्हिच इज़ योर, ठीक है, एलिज़ा का भी, व्हिच इज़ योर पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या था? एक को फ़ायदा, एक को नुकसान, लेकिन मैंने डिफरेंस बता दिया था। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, क्यों सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? अब देखो, पैरासिटिज्म में क्या होता है, आपके होस्ट के ऊपर एक पैरासाइट आके बैठता है। जैसे कि आपको याद हो आरएनए इंटरफेरेंस वाला, वहाँ पे हमने देखा था, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन का हमने वहाँ पे देखा था ना? ठीक है, निहाल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, देखो मैं बता रही थी पैरासिटिज्म में हम, हाँ, नेमाटोड का एग्जांपल देखा था, वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक प्लांट के ऊपर एक पैरासाइट आता था, आके बैठ जाता था। ठीक है? तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो भी हमारा होस्ट होगा ना, अब होस्ट में देखो कोई पैरासाइट है, कोई उसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म आके बैठ रहा है, तो डेफिनिटली होस्ट को नुकसान तो होगा ना कुछ ना कुछ। अब क्या-क्या नुकसान होते हैं, पहली बात तो होस्ट को इंजरी हो सकती है कोई ना कोई। होस्ट जो होता है वो बहुत वीक बन सकता है, बिल्कुल वो इतना वीक बन जाएगा कि वो किसी डिसीज़ को आगे जाके टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है? उसका जो होस्ट है, होस्ट का इवन लाइफ स्पैन भी जो है वो भी छोटा, वो भी जो है कम हो सकता है, अगर मान लो कोई भी पैरासाइट अगर होस्ट की बॉडी पे आके चला जाए। ठीक है? अब देखो पैरासाइट है, पैरासाइट को डेफिनिटली बॉडी में किसी भी होस्ट के अंदर बॉडी में जाके उसको अडैप्ट तो कर रहा है अपने अंदर, तो वो अपने अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ें करता है जिससे वो किसी भी होस्ट के अंदर जाके वो जी लेता है। ऐसी क्या-क्या चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप करता है। पहली चीज़ वो क्या करता है, जो भी पैरासाइट मान लो आया है, अगर मान लो वो एग प्रोड्यूसिंग है, अगर वो ओविपेरस है, तो वो क्या करता है, अपने एग्स को पहली बात तो रेजिस्टेंट बना लेता है। या फिर सिंपली बोलूँ, अपने एग के अराउंड ये क्या करता है, एक तरह से ना ऐसे मोटी सी कुछ कवरिंग बना लेता है, सो दैट अगर इन फ्यूचर मैं किसी होस्ट के अंदर अंदर जाऊँ भी, तो मैं अपने अच्छे से मैं जी पाऊँ अंदर जाके। तो क्या करता है, एग्स को वो क्या करता है, रेजिस्टेंट बना लेता है। सेकंड चीज़ क्या करता है, हाई मल्टीप्लिकेशन रेट को वो करता है। दैट मीन्स वो ऐसी कोशिश करता है कि मैं एक पैरासाइट नहीं, मैं मल्टीपल पैरासाइट्स बन के जाऊँ, सो दैट अगर मान लो मैं बॉडी में जाके कोई एक आधा मर भी जाए, तो मेरे एटलीस्ट बाकी पैरासाइट्स वहाँ पे जिंदा रहें। ठीक है? थर्ड चीज़ वो क्या करता है, एडहेसिव ऑर्गन्स। एडहेसिव ऑर्गन्स का एग्जांपल सकर्स एंड हुकर्स। ठीक है? प्लैटीहेल्मिन्थस में तुमने पढ़ा होगा आई थिंक सो, वहाँ पे एनिमल किंगडम में। ठीक है? तो जो हमारा पैरासाइट होता है वो कोशिश करता है
कि मैं अधेसिव ऑर्गन को डेवलप कर लूँ। क्योंकि देखो जितने ज़्यादा अधेसिव ऑर्गन्स प्रेज़ेंट होंगे उतना ज़्यादा वो उतनी जल्दी वो होस्ट के ऊपर जाके चिपक पाएगा और जैसे वो चिपक पाएगा वो अपनी जो पॉपुलेशन को बढ़ा पाएगा या फिर जो भी काम वो करने आया है वो कर पाएगा। ठीक है? तो वो अधेसिव ऑर्गन्स को लाता है। फिर क्या करता है लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स जो भी उसकी बॉडी में बिल्कुल फालतू ऑर्गन्स है उसको वो खो देता है ताकि वो आराम से हल्का होके आराम से आगे जा पाए। ठीक है? फिर क्या है वो अपने अंदर रखता है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। किसी भी पैरासाइट की आप लाइफ साइकिल देखोगे कभी भी सिंपल नहीं होती। उनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कभी-कभी जैसे कि लिवर जैसे हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के हमने 2 होस्ट पढ़े थे, मेन और एनोफिलस वाला। सिमिलरली हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल आता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको हमारे पास 2 होस्ट चाहिए तो सेकंड एग्जांपल पहला तो हो गया प्लाज्मोडियम, सेकंड एग्जांपल आ गया मेरे पास लिवर फ्लू का। लिवर फ्लू को 2 होस्ट चाहिए, कौन से उसके होस्ट है स्नेल्स और फिश। कौन से होस्ट हैं उसके फटाफट कमेंट्स में लिखो, स्नेल्स और फिश वहाँ पे क्या चाहिए उसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं, तभी हम कहते हैं कि जो भी पैरासाइट होता है उसकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लाइफ साइकिल मानी जाती है, सिंपल लाइफ साइकिल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टो का मतलब बाहर, ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर जाके जुड़ते हैं और फिर पढ़ेंगे एंडो पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके जुड़ते हैं। ठीक है? बताओ। 2 तरह के पैरासाइट पढ़ेंगे, फिर पैरासिटिज़्म भी खत्म, स्नेल्स एंड फिश ठीक है। चलो, एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं? पहले ही बता दिया मैंने आपको जो कि आपके एक्सटर्नल ऐसे पैरासाइट जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे आके आएँगे, वो हो जाएँगे एक्टो पैरासाइट्स, ठीक है? अब डेफिनिटली हमारे ऐसे पैरासाइट जो कि हमारे बाहर आ रहे हैं, तो डेफिनिटली वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं ना। चलो, जो आपके पैरासाइट जो कि अंदर जा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उनको तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एनारोबिक वो करेंगे, लेकिन जो बाहर है, वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो ये हो गया। फॉर एन एग्जांपल एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल जैसे कि लाउस ऑन ह्यूमन्स या फिर सिंपली जो लाइसेस जो भी जुएँ वगैरह होते हैं किसी ह्यूमन्स पे, तो क्या हो गया वो एग्जांपल माना जाता है एक्टोपैरासाइट का। सेकंड एग्जांपल टिक्स ऑन गोट्स, वही जो डॉग्स के ऊपर जो टिक्स वगैरह होती हैं, ठीक है? थर्ड एग्जांपल आता है कॉपेपॉइड्स ऑन मेराइन फिशेस और फिर एग्जांपल आता है क्यूस्कुटा ऑन ग्रीन ट्री। क्यूस्कुटा ना एक्चुअली में येलो कलर का होता है, ठीक है? क्यूस्कुटा वाला एक ऐसा प्लांट होता है जो कि ना हमारा येलो कलर का होता है और वो क्या करता है वो कोशिश करता है कि ना मैं ग्रीन वाले लाइक पेड़ जो हरा-भरा बिल्कुल पेड़ है उस पे जाके मैं जाके पैरासिटाइज़ हो जाऊँ, उस पे जाके मैं पैरासाइट की तरह बैठ जाऊँ सो दैट जैसे ही आपका ये वाला जो जिस भी ट्री के ऊपर जाके बैठा है अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कोशिश करता है कि मैं भी जो हूँ आराम से उसी प्लांट की जैसे या फिर उनसे फोटोसिंथेसिस का सामान वगैरह मैं ले लूँ। ठीक है? तो क्यूस्कुटा जो है वो ये आपकी कोशिश करता हुआ चलता है। ठीक है? अच्छा मैंने बताया कॉपेपॉड्स, कॉपेपॉड्स और मैराइन फिशेस का देखो, कॉपेपॉड्स क्या होते हैं इस तरीके से देखो। ये आपको थोड़े-थोड़े ये दिख रहे हैं ना, ये होते हैं कॉपेपॉड्स। ठीक है? तो यहाँ ये भी क्या कर रहे हैं एक तरह से पैरासाइट पैरासाइट की तरह आके बैठ रहे हैं ना, ठीक है? तो पैरासाइट की तरह अगर ये बैठ रहे हैं और कहाँ बैठ रहे हैं? बाहर की तरफ। तो इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं एक्टोपैरासाइट का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है? फिर एग्जांपल आता है एंडोपैरासाइट का। इंटीरियर में होंगे डेफिनिटली एनारोबिक करेंगे बता दिया मैंने आपको। एग्जांपल टेपवर्म, राउंडवर्म, ठीक है? समझ आ गया ना? पढ़ा हुआ है ना एनिमल किंगडम में ये। टेपवर्म होते हैं, राउंडवर्म होते हैं, कहाँ जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर आपकी मशीनरी को क्या करते हैं? पोस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है कि देखो, अगर क्वेश्चन आया आपके पास कि एक्टोपैरासाइट या फिर एंडोपैरासाइट में ऐसा कौन-सा है जिसकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल आपके पास मानी जाएगी, तो आपका एक आंसर वहाँ पे होना चाहिए डेफिनिटली एंडोपैरासाइट। क्योंकि देखो कोई पैरासाइट है उसको अंदर जाके हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना है, अंदर जाएगा फिर वो जाके इन्फेक्ट करेगा। तो दैट मीन्स उसको ऐसी एडेप्टेशंस उसको ऐसी डेवलप पहले से ही करके चलनी पड़ेगी सो दैट वो किसी की बॉडी में अंदर जाके अपने आप को अडैप्ट कर पाए। है ना? तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आएगा कि अगर पूछा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगी तो वो एंडो की होती है, एक्टो की नहीं होती। लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स अगर इनको हम बाहर से देखें या फिर एनाटॉमी या फिर इसके अंदर हम टिश्यूज वगैरह देखें तो ये बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एनसीईआरटी में ये लाइन आपकी लिख रखी है। ठीक है? क्लियर हुआ? फिर एनसीईआरटी रीड करते हैं देखो। पैरासिटिक मोड दे रखा है, पैरासिटिज्म दे रखा है, मेनी पैरासाइट इवॉल्व टू बी द होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है? ऐसे बहुत सारे देखो आपके ना आपके पास ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट के ऊपर ही जाके पैरासिटाइज कर पाएँगे, दूसरे होस्ट के ऊपर वो जा ही नहीं पाएँगे। ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं यहाँ पे। इवन मैं कहूँ तो वो को-इवॉल्व करते हैं। को-इवॉल्व का मतलब होता है कि जैसे वो बोलते हैं कि 2 स्पीशीज़ का एग्जांपल ले लो और 2 स्पीशीज़ में से एक स्पीशीज़ जो है वो तभी डेवलप करेगी जब दूसरी करेगी और दूसरी स्पीशीज़ जैसे मर गई तो पहली ही मर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं को-इवॉल्व। तो ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि पहली बात तो जब दूसरी स्पीशीज़ होगी उसी के साथ वो को-इवॉल्व कर पाएँगे, अदरवाइज़ वो आगे जाके डेवलप ही नहीं कर पाएँगे। ठीक है? ये दे रखा है यहाँ पे।
फिर देखो नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है, अधेसिव ऑर्गन होते हैं, सक्कर्स होते हैं बता दिया, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर बता दिया मैंने आपको। एग्जांपल नेमाटोड का दे रखा है जो कि लिवर फ्लूक का बताया जो कि स्नेल एंड फिश पे आपका डिपेंड होता है। मलेरिया पैरासाइट का दे रखा है, ये आपको वैसे भी पता होगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली होस्ट को नुकसान पहुंचा के जाते हैं, उनका सर्वाइवल कम कर देते हैं, उनकी ग्रोथ कम कर देते हैं, इवन उनकी रिप्रोडक्शन और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, फिर एक्टोपैरासाइट का दे रखा है, फिर यहाँ पे दे रखा है मेनी मैराइन फिशेस, आपको कॉपरपॉइड्स का दे दिया, एग्जांपल आपको दिखा भी दिया। क्यूस्कुटा का दे रखा है जो कि पैरासिटिक प्लांट माना जाता है, जो कि कहाँ पे ग्रो होता है, हेज प्लांट्स के ऊपर, जिसने अपनी क्लोरोफिल, वही मैंने आपको बताया ग्रीन है ही नहीं, ये येलो है, तो इसने अपनी क्लोरोफिल खो रखी है और इवोल्यूशन के साथ साथ अपने ग्रीन कलर खो दिया है, तभी ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके यहाँ पे बैठता है। फिर यहाँ पे दे रखा है एंडोपैरासाइट, अंदर पैरासाइट कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, लीवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसीज में, सब जगह जा सकते हैं। फिर मैंने आपको लाइन बताई मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स इसकी कैसे हैं, बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन हम इनकी बात करें इनके लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। ठीक है, फिर ये एग्जांपल आता है, ये एग्जांपल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुकू, कोयल, पता है ना सबको, एक होती है कुकू, एक होता है क्रो। ठीक है, अल्टीमेटली ना होता क्या है हमारे पास, देखो जो कुकू होती है ना, वो क्या करती है, अपने जो एग, जो कोयल के जो एग होते हैं, वो कोशिश करती है कि ना एग हम वो इस तरह से बिल्कुल क्रो की जैसे जैसे क्रो एग प्रोड्यूस करते हैं ना, बिल्कुल सेम एग प्रोड्यूस करने का वो ट्राई करती है। देखो अब यहाँ पे देखो सेम दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम तरह के एग दिख रहे हैं, कोई हम फर्क बता ही नहीं पा रहे कि ये कुकू के एग है या फिर क्रो के एग है। तो कुकू क्या करती है, हमारे पास एग को लाती है, मतलब अपने एग को ले वगैरह करती है, और क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जाके जहाँ पे क्रो के एग पड़े होते हैं वहीं पे अपने एग को डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को हम कहेंगे ब्रॉड पैरासिटिज्म। पहले चलो यही देखो, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो। तो क्या है, मेरे पास क्रो था, क्रो के एग के साथ यहाँ पे कुकू ने अपने एग को बिल्कुल डाल दिया। अब यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि हमें पता, बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चल रहा। लेकिन क्या होगा ना, जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे इस एग में से इसके जो है बच्चे वगैरह निकलेंगे, तब तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी ना कि कुकू कुकू कितना अच्छा गाती है, कितना सुरीला गाती है। लेकिन क्रो कैसे गाता है, बिल्कुल काएँ 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 ऐसे ऐसे बोलता है। तो जैसे ही कुकू को अब यहाँ पे पता चल गया, सॉरी जो क्रो था, अब इसको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो मैं एग को मैं जो भी बाहर से खाना वाना पकड़ के ला रहा था अपने एग के लिए, यहाँ तो मेरे साथ धोखा हो गया। ठीक है, कुकू ने यहाँ पे धोखा कर दिया, उसके साथ कैसे धोखा करा कि इसने अपना अपना बिल्कुल लाना था इसको खाना, लाना तो इसको चाहिए था ना अपने बच्चों के लिए खाना, लेकिन कौन लेके आया था आपके पास, क्रो लेके आता रहा। लेकिन जैसे ही एग में से इसका यंग वन निकला, उसने देखा यार कोयल तो नहीं है, ये तो, ये यहाँ से तो आवाज़ें बिल्कुल मधुर, बिल्कुल सुरीली आवाज़ की आ रही है, लेकिन मैं तो ऐसे गाता हूँ। ठीक है, तो इसी को हम एग्जाम्पल बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म का। ये एग्जाम्पल माना जाता है आपके पास ब्रूड पैरासिटिज्म का। एनसीईआरटी में भी यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो क्या लिख रखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड, उसने क्या करा, रिजेंबल कर लिया, सेम बना लिया होस्ट के एग। होस्ट कौन था आपके पास, क्रो का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, ताकि क्या हो, आपके पास इग्नो, ताकि जो डिटेक्शन है, ताकि जो क्रो है वो डिटेक्ट ना कर पाए आसानी से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि आप इसको स्प्रिंग समर में देखो, एग्जाम्पल दे रखा है कि आप विलेज वगैरह में जाओ तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या था, बर्ड्स में होती है। ये भी एग्जाम्पल आपके पास पैरासिटिज्म का, यहाँ भी तो नेस्ट के ऊपर पैरासिटाइज करा ना आपके पास कुकू वाली बर्ड ने, है ना। समझ में आ गया ब्रूड पैरासिटिज्म, बताओ। ये एक एग्जाम्पल माना जाता है, बताओ क्लियर और नॉट। ठीक है, डोरेमी भावना, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म क्या था हमारे पास, पीपीसी से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने वो पढ़ा, हम सी वाला नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉमनलिज्म में क्या होता था, हमारे पास एक का फायदा होता था, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अब जिसका फायदा होता है ना उसको हम जनरली बोलते हैं कमेंसल। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, छोड़ सकते हो, वैसे बता रही हूँ, जिसका फायदा होता है उसको हम बोलते हैं कमेंसल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ऑर्किड। ऑर्किड क्या होते हैं, ऑर्किड प्लांट आपने सुना होगा, ऑर्किड आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पढ़ा है। ऑर्किड ना एग्जाम्पल होते हैं मोनोकोट का। ठीक है, मोनोकोट प्लांट्स का आपके पास एग्जाम्पल होते हैं ऑर्किड, और ऑर्किड का ही एग्जाम्पल है एक हमारे पास एपीफाइट। अब एपीफाइट क्या होता है ना, एपीफाइट हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स या सिंपली बोलो ऐसे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके ना बैठ जाते हैं और अपना सारा काम वही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके एपीफाइट जो होते हैं बैठ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंगो के ऊपर, ठीक है, ये जो ऑर्किड होते हैं ये मैंगो के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि ये एग्जाम्पल पैरासिटिज्म का क्यों नहीं गया।
क्योंकि देखो जो पैरासाइट था वो क्या करता था, होस्ट के ऊपर जाके बैठता था और सारी अपनी न्यूट्रिशन वगैरह उसी से लेता था। सारी न्यूट्रिशन अपना खाना-पानी जो है वो आपके होस्ट से ही लेता था। लेकिन जो एपीफाइट होता है वो होस्ट से अपना खाना-वाना नहीं लेता। ये सिर्फ़ कोशिश करता है कि मुझे मैंगो वाला जो ट्री है उसके ऊपर सिर्फ़ मुझे जाके स्पेस मिल जाए। न्यूट्रिशन वगैरह तो सारा का सारा ये अपना एयर से, सॉइल वगैरह से लेता है। ठीक है? ये बस किस लिए जाता है, सिर्फ़ आपके स्पेस वगैरह के लिए जाता है। ठीक है? तो पहला एग्ज़ाम्पल हो गया ऑर्किड, जो कि एक मोनोकॉट माना जाता है। उसका एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी में लिख रखा है, ऑर्किड ग्रोइंग एज़ एन एपीफाइट। ठीक है? एक ऐसा ऑर्किड जो कि ग्रो हो रहा है किसकी तरह, एक एपीफाइट की तरह। ठीक है? ये याद करना। सेकंड एग्ज़ाम्पल अच्छा यहाँ पे देखो, पहली बात तो देखो इस कॉमनलिज़्म का एग्ज़ाम्पल ये कैसे आ गया, ये देखो, इसको फ़ायदा हुआ। जो एपीफाइट था उसको बिल्कुल अच्छे से स्पेस वगैरह मिल गया, लेकिन मैंगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंगो कह रहा है ठीक है, स्पेस चाहिए आके ले लो, लेकिन जब तक लो जब तक तुम मेरा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। अगर तुमने कल को जाके मेरा न्यूट्रिशन ले लिया, सारा मेरा खाना ले लिया, तो तब मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स 0, लेकिन ऑर्किड को यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे किसका एग्ज़ाम्पल हो गया मेरे पास ये, प्लस का। ठीक है? कमेंसलिज़्म का। नेक्स्ट देखो बार्निकल्स। ठीक है? अब बार्निकल्स आपने देखी होगी, मैं बार्निकल दिखा ये देखो, ये आपके पास वेल दे रखी है। ठीक है? ये आपको छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये आपके पास दे रखे हैं बार्निकल्स। ठीक है? ये छोटे-छोटे क्या आपके पास बार्निकल्स हैं। वेल के ऊपर ये बार्निकल्स ग्रो हो रहे हैं। अब ये बार्निकल्स क्यों ग्रो हो रहे हैं? ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। भई वेल तो इतनी बड़ी है, वेल को कोई प्रेडेटर कोई वेल को खाने आ सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए पहले ये जो बार्निकल्स होती है कोशिश करती है कि हम इस वेल के ऊपर जुड़े रहें, लेकिन वेल को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वेल कह रही है ठीक है, रह लो मेरे ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो ये भी एग्ज़ाम्पल हो गया हमारे पास आपका किसका, कॉमनलिज़्म का। ठीक है? थर्ड एग्ज़ाम्पल आता है क्लोनफिश का, जो कि किसके ऊपर ग्रो होता है आपके पास, सी एनीमोन के ऊपर। ठीक है? ये देखो, मैं आपको ये देखो, ये आपको दिख रहा है सी एनीमोन, ये सी एनीमोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है? ये सी एनीमोन है। सी एनीमोन के पास क्या होते हैं, कुछ टेंटिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं। दैट मीन्स सिंपली बोलो कुछ काँटे प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर एक फिश ग्रो हो रही है। ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं पड़ी। ठीक है? यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस, सी एनीमोन को कोई फ़ायदा हुआ यहाँ पे? सी एनीमोन कह रही है रह लो, जितना रहना रह लो। लेकिन इस क्लोनफिश को तो फ़ायदा हो गया ना। इसको तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आसानी से मिल गई ना। ठीक है? तो ये भी हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया किसका, हमारे पास कॉमनलिज़्म का। ठीक है? लास्ट एग्ज़ाम्पल आता है कैटल इग्रेट्स। ठीक है? कैटल इग्रेट्स हमारे पास होती है कुछ बर्ड्स। ठीक है? कैटल इग्रेट्स हमारे पास कुछ होती है बर्ड्स। ये किसके साथ ग्रो करती है हमारे पास, कैटल के ऊपर। देखो, ये आपको दिख रही है कैटल, ठीक है? आपको कैटल दिख रही है और ये जो छोटी-छोटी आपको बर्ड्स दिख रही हैं, ये एग्ज़ाम्पल आपके पास कैटल इग्रेट्स का, ठीक है? अल्टीमेटली होता क्या है हमारे पास, जैसे ये जो काऊ है, जो ये अब घास वगैरह को खाने आई, आपके ग्रास वगैरह के ऊपर जो भी कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह बैठे थे ना, जैसे ये खाने आई, जैसे अगर मान लो वो खा रही है, तो सारे जितने इंसेक्ट्स हैं वो उड़ जाएँगे, सारे सिंपली बोलो जितने भी उनको जो देखो इंसेक्ट्स, मान लो यहाँ पे काऊ थी, कैटल थी, उसने ग्रास को खाया, तो सारे इंसेक्ट आस-पास उड़ गए। ये जो कैटल इग्रेट्स जो है वो भाग-भाग के आई और उन इंसेक्ट्स को इन्होंने खा लिया। अब वही बात है, कैटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इग्रेट्स को तो फ़ायदा मिल गया ना, उनको तो उनका खाना इस तरीके से मिल गया, ठीक है? तभी आप देखोगे कि जो कैटल इग्रेट्स होते हैं ना, हमेशा कभी भी आप वैसे भी देखोगे, तो कैटल के आस-पास आपको हमेशा अधिकतर आपको ये वाली जो इग्रेट्स वाली जो बर्ड्स होती हैं, वो मिलती ही मिलती हैं। बताओ क्लियर हुआ? किस तरीके से कॉमनलिज़्म के एग्ज़ाम्पल हुए, समझ में आया? जैसे पैरासिटिज़्म में क्या था, हमने ऊपर देखा था, एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। कैसे? वहाँ पे होस्ट को नुकसान हो रहा था, लेकिन जो आ रहा था उसको फ़ायदा हो रहा था। प्रिडेशन में भी यही था, आपका जैसे फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, फ्रॉग को फ़ायदा हो गया, लेकिन इंसेक्ट को तो नुकसान हो गया। कॉम्युनलिज़्म में एक को फ़ायदा, दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्लियर? ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे पास किसका, कॉमनलिज्म का। एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, देखो, देयर इज इंटरैक्शन, वन स्पीशीज बेनिफिट करती है। एग्जांपल दे रखा है, वही मैंगो का एग्जांपल दे रखा है, कैटल इग्रेट का आपको दे रखा है। ठीक है, फिर आपको वही दे रखा है, देखो कैटल जो होती है, जैसे वो अपना खाना वाना खाती है, स्टिर करती है, फ्लश करती है। फ्लश दैट मींस जैसे झाड़ वगैरह झाड़ती है, किसको, वेजिटेशन को, इंसेक्ट्स को, जो कि इग्रेट्स जो होती है। इग्रेट्स अगर हम जनरल देखें, इग्रेट्स को खाना वाना नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैटल की वजह से उसको खाना मिल जाता है। ठीक है, ये दे रखा है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे, अच्छा ये म्यूचुअलिज्म का छोड़ो। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ, 3 इंटरैक्शन हमने पढ़ ली, ये आती है 4th इंटरैक्शन व्हिच इज़ एमेनिलिज्म। एमेनिलिज्म में क्या होता था? एक को नुकसान और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल ऑपोज़िट आपका कॉम्युनलिज्म का। कॉम्युनलिज्म में फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एमेनिलिज्म में नेगेटिव और आपका 0 आएगा। एनसीईआरटी में एमेनिलिज्म के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा, लेकिन एक चीज़ देता है क्वेश्चन, इसमें जनरली बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे मेडिसिन्स में क्या चीज़ यूज़ होती है, ठीक है? कॉम्पिटिशन यूज़ होता है, प्रिडेशन यूज़ होता है, म्यूचुअलिज्म यूज़ होता है, कॉम्युनलिज्म यूज़ होता है या फिर एमेनिलिज्म। तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए एमेनिलिज्म जो है हमारा यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? मेडिसिन्स वगैरह में। कैसे? फॉर एन एग्जांपल एंटीबायोटिक्स देखो, फॉर एन एग्जांपल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक नाम का फंजाई है। जो ये पेनिसिलियम नाम का फंजाई होता है, ये केमिकल रिलीज़ करता है, जिस केमिकल का नाम होता है पेनिसिलिन, ठीक है? ये कैसा केमिकल रिलीज़ करता है? ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन वाला केमिकल होता है ना, ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। अगर मान लो हम पेनिसिलिन वाली जो भी कोई मेडिसिन वगैरह हम इसको खा लें, कोई एंटीबायोटिक अगर हम इसको खा लें और हमारे अंदर मान लो कोई बैक्टीरियल डिसीज़ हो रखी है, हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया घुसा हुआ है, तो हम वहाँ पे तो जो पेनिसिलिन है वो किसकी तरह एक्ट कर सकता है, एज़ एन हमारे पास किसकी तरह एक्ट कर सकता है, एज़ एन एंटीबायोटिक, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आए
कि आपके पास मेडिसिन्स में या फिर एंटीबायोटिक आप कहाँ पे यूज़ लोगे, तो आंसर होना चाहिए आपके पास एमिनेलिज़्म। कैसे? अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का क्या हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन पेनिसिलिन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो एग्ज़ाम्पल हो गया नेगेटिव और ज़ीरो वाली इंटरैक्शन का। ठीक है? तो क्वेश्चन आए मेडिसिन में क्या यूज़ होता है, तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए एमिनेलिज़्म। ठीक है? एनसीईआरटी में एमिनेलिज़्म के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन आता है एमिनेलिज़्म से, वो भी मेडिसिन से रिलेटेड आता है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है? कॉम्पिटिशन देखेंगे। देखो कॉम्पिटिशन में क्या होता था, नुकसान होता था, ठीक है? दोनों स्पीशीज़ का क्या होता था, यहाँ पे नुकसान ही होता था। आपको मैंने कॉम्पिटिशन बता दिया 2 तरह का होता है, इंट्रा इंट्रा का मतलब 2 स्पीशीज़ दोनों सेम स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होना, जैसे कि आप सबके बीच में, और इंटर स्पेसिफिक 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होना। क्लियर? फिर देखो अब हमारे पास ना कॉम्पिटिशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला हमारे जो कॉम्पिटिशन हो सकता है, वो हो सकता है कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन से, दूसरा हमारे पास जो कॉम्पिटिशन हो सकता है, वो हो सकता है कॉम्पिटिटिव कोएक्सिस्टेंस से, ठीक है? कोएक्सिस्टेंस से। को का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, को-इवॉल्व जैसे पैरासाइट, कुछ ऐसे पैरासाइट थे जो कि अपने आप को को-इवॉल्व करते थे। दैट मीन्स दूसरा जिएगा तो मैं जीऊँगा, दूसरा मरेगा तो मैं जीऊँगा। दैट मीन मैं मरूँगा। तो दैट मीन्स हमने वहाँ पे देखा था को-इवॉल्व, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास कॉम्पिटिशन में ना कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती है जो कि एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई प्रेडेटर है, वो प्रे को खाने आया, तो उसने क्या करा, उस वाले प्रे को बिल्कुल, अगर मान लो 2 स्पीशीज़ के बीच में जैसे कि प्राची भावना ले लो, ठीक है? मान लो प्राची भावना के यहाँ पे क्या करें, इनके बीच मान लो नीट के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक्सक्लूड हो जाता है। जैसे कि मान लो प्राची जीत गई, ठीक है? भावना मान लो यहाँ पे नींद तो नहीं लेती है, तुम बुरा मान जाओगे। चलो कोई भी मान लो कोई गेम वेम चल रही है, ठीक है? तो मान लो भावना है, भावना उस गेम में मान लो हार गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, भावना हार गई तो सिंपली बोल सकती हूँ, वहाँ पे उसका उस गेम से क्या हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, उसका एक्सक्लूजन हो गया। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ पे दूसरी टर्म आती है कोएक्सिस्टेंस। कोएक्सिस्टेंस का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो प्राची भावना बोले कि चलो हम मिल-मिल के खेलेंगे, या फिर मान लो एक रोटी है, एक रोटी में से ये दोनों बोले कि चलो हम आधी-आधी वगैरह खा लेंगे, ठीक है? या फिर नीट में बोले 5 साल का है तो 2.5 साल का तू कर ले, 2.5 साल का मैं कर लेती हूँ, इस तरीके से एमबीबीएस, ठीक है? तो कोएक्सिस्टेंस का मतलब होगा जब तुम साथ-साथ इंटरैक्ट करके चलते हो, लेकिन एक्सक्लूजन का मतलब जब एक स्पीशीज़ बिल्कुल ही जो है आपकी बाहर निकल जाए, ठीक है? अब ये वाला जो प्रिंसिपल था, ये किसने दिया था? गॉस ने दिया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो गॉस थे, इन्होंने दिया था आपके पास कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो प्रिंसिपल था, ये कहता क्या था? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सुपीरियर होता है ना, वो एलिमिनेट कर देता है इंफीरियर वाले को। जैसे कि मैंने प्राची भावना का एग्जांपल दिया, प्राची सुपीरियर थी, भावना इंफीरियर थी, तो प्राची ने आपकी भावना को क्या कर दिया? बिल्कुल वो कर दिया, ठीक है? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है? तो ये वाला प्रिंसिपल क्या करता है कि जो सुपीरियर होता है, वो एलिमिनेट कर देता है आपके पास इंफीरियर को, ठीक है? कैसे? फॉर एन एग्जांपल गैलापागोस आइलैंड्स में, हमने गैलापागोस आइलैंड्स इवोल्यूशन में भी देखा था, जहाँ डार्विन गया था अपनी रिसर्च के लिए। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है आपके पास, गैलापागोस आइलैंड्स में क्या हुआ था, एक्चुअली एबंडेंट टॉर्टोइस था, ठीक है? और गोट थी, ठीक है? गोट हमारे पास, गोट ने एक्ट करा बिल्कुल एज़ अ सुपीरियर स्पीशीज़ की तरह, और जो एबंडेंट टॉर्टोइस थे, एबंडेंट टॉर्टोइस आपके इस तरीके से दिखते हैं, ये देखो। ये आपके अबंडन टॉर्टोइस होते हैं, ठीक है? ये जो टॉर्टोइस आपके पास होते हैं ना, गोट क्या था ना, गोट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड स्पीशीज़ है, दैट मीन्स इसने एक्ट करना एज़ एन सुपीरियर की तरह। लेकिन जो अबंडन टॉर्टोइस था, इसने एक्ट करना एज़ एन इंफीरियर स्पीशीज़ की तरह। और हमने क्या बोला, सुपीरियर जो एलिमिनेट कर देता है इंफीरियर को, दैट मीन्स जो गोट थी ना, गोट ने एलिमिनेट कर दिया बिल्कुल अबंडन टॉर्टोइस को। तो ये भी एग्जांपल मान सकते हैं इसका, किसका? कॉम्पिटिशन का, ठीक है? नुकसान तो दोनों का ही हुआ ना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है? इसको मार दिया तो आगे जाके इसके लिए तो फिर फायदा नहीं होगा ना गोट के लिए भी, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल आता है बार्निकल्स का। बार्निकल्स में भी 2 फिशेस के नाम आते हैं, व्हिच इज़ योर बैलेनस और कैथैलेमस। लर्न करना पड़ेगा। आपके पास बार्निकल्स में 2 एग्जांपल्स आते हैं। पहली फिश का नाम आता है बैलेनस, फिश तो नहीं, ये इनवर्टेब्रेट होता है एक, है ना? तो पहला एग्जांपल आता है बैलेनस और दूसरा एग्जांपल आता है कैथैलेमस। ये देखो यहाँ पे देखो, डायग्राम में देखो, बैलेनस, ये आपको कुछ दिख रहे होंगे। बैलेनस, कैथैलेमस ना, ये कुछ ऐसे इनवर्टेब्रेट्स होते हैं जो कि इस शेप के आपको दिख रहे हैं ना, इस शेप के आपको यहाँ पे दिखते हैं। ये एग्जांपल आपके पास बार्निकल, दैट मीन्स बैलेनस और कैथैलेमस का, ठीक है? ये भी आपके पास इसी का, किसका एग्जांपल आपके पास, ये कॉम्पिटिशन का ही एग्जांपल है। दोनों ने क्या किया था आपके पास, दोनों ने एक-दूसरे के साथ लड़ाई कर कर के एक इंफीरियर वाले के क्या किया था, बैलेनस, बैलेनस जो है इसने एक्ट किया था एज़ एन सुपीरियर स्पीशीज़ की तरह, और जो कैथैलेमस थी इसने एक्ट किया था एज़ एन इंफीरियर स्पीशीज़ की तरह। और बाद में देखा गया कि जो बैलेनस था उसने डोमिनेट कर दिया कैथैलेमस वाली इनवर्टेब्रेट को, ठीक है? बताओ समझ में आया? अब यहाँ पे ना कॉम्पिटिशन में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, एक आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज़ और एक आता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीनों टर्म्स कन्फ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझना। पहले हमने ये चीज़ देख ली, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या था, जहाँ पे इंफीरियर वाले ने सुपीरियर वाले ने इंफीरियर को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। वहाँ तक हमने एक चीज़ पढ़ ली, दैट इज़ योर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसने दिया था पहले ये बताओ, फटाफट बताओ किसने दिया था? ठीक है? मैंने आपको ऊपर क्या बताया, कॉम्पिटिशन 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन से, दूसरा तरीका क्या है आपके पास कॉम्पिटिशन होने का, कॉम्पिटिटिव कोएक्सिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हो रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है? कोएक्सिस्टेंस का दूसरा नाम आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, रिसोर्स पार्टीशनिंग भी कह सकते हो। क्यों कहते हैं इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है? ये किसने दिया था, मैकआर्थर ने।
अगेन साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। मैक अर्थर ने क्या दिया था, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस वाली चीज़ इसने दी थी, ठीक है? इस वाले जो ये वाला कोएग्जिस्टेंस वाली चीज़ थी, इसने क्या कहा था, इसने बोला था कि अल्टीमेटली ना कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं कि कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा जो सुपीरियर वाला है वो इंफीरियर को हमेशा एलिमिनेट कर देगा, ऐसा नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ-साथ जी लें, कि मान लो किसी एनिमल को सेम फ्रूट, किसी एनिमल को 2 एनिमल्स हैं जिनको सेम फ्रूट वगैरह जो कि सेम रिसोर्स के लिए मान लो लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपना वो टाइम चेंज कर ले कि चलो थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लूँ, या फिर तू इस टाइम खा लियो, मैं बाद में खा लूँगी। तो इस तरीके से वो अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं ना, सो दैट वो आपस में ही इवॉल्व कर पाएँ। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इस बारे में बोला था हमारे पास मैक अर्थर ने। मैक अर्थर ने एक्चुअली में क्या किया था, वार्बलर्स वार्बलर्स हमारे पास कुछ टाइप ऑफ बर्ड्स होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था ना, हमारे पास जो मैक अर्थर था उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि ना 5 तरह की स्पीशीज़ किसकी, वार्बलर्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 तरह की स्पीशीज़ उसने देखी वार्बलर्स की। उसने ऑब्जर्व करा कि एक ट्री के ऊपर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर मान लो ये प्रिंसिपल ना होता तो कुछ ना होता। उसने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ को-इवोल्यूशन की वजह से, सिर्फ़ को-एक्सिस्टेंस की वजह से 5 ऐसी स्पीशीज़ है किसकी, वार्बलर्स की, जो कि सेम ट्री के ऊपर रह पा रही है। अगर ये चीज़ ना होती तो वो पाँचों की 5 आपस में लड़ चुकी होती और वो वाला प्रिंसिपल फ़ॉलो हो जाता कि सुपीरियर वाले ने इंफीरियर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। सुपीरियर वाला कौन-सा होगा, जो कि फिट है बिल्कुल, जो कि जिसको अच्छा खाना-वाना मिल रहा है वो सुपीरियर होगा, इंफीरियर जिसको नहीं मिल रहा, सब जो चीज़ें उसको चाहिए, है ना? तो और सेकंड एग्जांपल से क्या आ सकता है, कोएक्सिस्टेंस का सेकंड एग्जांपल है डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड्स। हमने देखा था वहाँ पे कुछ हमारे पास स्टार्टिंग बर्ड्स, हमारे पास जो मैंने देखा था एंसेस्टर क्या था उन बर्ड्स का, सीड ईटिंग बर्ड्स थी। लेकिन बाद में इवोल्यूशन कर करके हमने देखा था आपके पास कैक्टस ईटिंग बर्ड्स भी बन गई थी, वेजिटेरियन बर्ड्स भी बन गई थी, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स भी बन गई थी। तो यहाँ भी इन्होंने क्या करा, ये भी तो एग्जांपल कोएक्सिस्टेंस का ही है। इन्होंने इवोल्यूशन कर करके ऐसी अपने अंदर खुद ही इन्होंने क्या करा, ऐसी चीज़ों को डेवलप कर लिया सो दैट ये को-इवोल्यूशन जो कोएक्सिस्टेंस है साथ-साथ ये कर पाए बिना लड़ाई झगड़े के। ठीक है? तो ये हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग हमने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा, एक तरह से रिसोर्स को डिवाइड ही कर लिया ना कि चल भाई पहले मैं खा लेता हूँ, बाद में तू खा लियो, तू इस टाइम खा ले, मैं बाद में खा लूँगा। फॉरेजिंग का मतलब होता है एनिमल्स जब होते हैं अपने फूड वगैरह के रिसर्च में जाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेजिंग, ठीक है? तो एनिमल्स जो होते हैं अपना फॉरेजिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं या फिर सिंपली बोलो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकते हैं जिससे कि आपके पास लड़ाई नहीं होगी। दैट मीन्स पहले जो कि गॉस ने दिया था वो चीज़ फॉलो नहीं होगी, ठीक है? प्राची का आंसर आया सिर्फ गॉस, बाकी लर्निंग हुआ, गॉस ने दिया था। बताओ देखो, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास एविडेंस कि हमारे पास एक्चुअली में सबूत क्या है कि हमारे पास कॉम्पिटिशन हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे हम एविडेंस क्या होता है। देखो एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या था, हमने क्या पढ़ा, गॉस ने क्या बोला था, गॉस ने बोला था सुपीरियर वाला जो है वो इंफीरियर को मार देता है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना हमारे पास कौन-सा एक्सपेरिमेंट आया था, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आया था। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या आया था, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, ये पहली बात तो कहाँ पे किया गया, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। कहाँ पे किया गया था, स्कॉटलैंड में किया गया था, वो भी कहाँ पे, रॉकी सी कोस्ट पे ये एक्सपेरिमेंट जो था किया गया था। एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली किया क्या गया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि आपके पास जो मैंने आपको ऊपर बताया था बैलेनस और कैथैलेमस का एग्जांपल, बैलेनस वहाँ पे सुपीरियर थी, इंफीरियर आपके पास कौन सी थी, कैथैलेमस थी। बार्निकल का एग्जांपल ऊपर बताया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली किया क्या गया, इस एक्सपेरिमेंट में ना क्या किया गया कि जो सुपीरियर वाली जो बार्निकल थे ना इसको हटा दिया गया, कि सुपीरियर वाली बार्निकल को हम हटा लेते हैं। क्या किया गया, बार्निकल जो सुपीरियर वाली थी इसको बिल्कुल हटा दिया, ठीक है? और फिर देखा गया कि जैसे ही आपके पास जो सुपीरियर वाली जो बार्निकल थी इसको हटा दिया, अब जो इंफीरियर वाली है वो तो अब आगे-आगे रिप्रोड्यूस करी जा रही है, उसको तो आगे के नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ कंक्लूड कर ली कि अगर हम सुपीरियर वाले को हटा देते हैं, दैट मीन्स हमने ये भी चीज़ कंक्लूड कर ली कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन ही रिस्पॉन्सिबल है 2 स्पीशीज़ की एलिमिनेशन की वजह से। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा कॉम्पिटिशन ही है जो कि एक स्पीशीज़ को जितवा रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एविडेंस मिल गया कॉम्पिटिशन का कि हाँ भाई कॉम्पिटिशन ही है जिसकी वजह से एक स्पीशीज़ जो है वो ज़िंदा रह पा रही है और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो मर रही है। ठीक है? कैसे करा? हमने सुपीरियर वाली को हटा दिया और फिर हमने ऑब्जर्व करा कि इंफीरियर वाला जो है वो तो ग्रो करता जा रहा है। बाद में देखा कि जो इंफीरियर वाला है वो तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को कंक्लूड कर लिया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमिनेट जो सुपीरियर वाली बैलेंस थी वो रिस्पॉन्सिबल थी कॉम्पिटिशन को कॉज़ करने के लिए। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, कॉम्पिटिशन कैन अकर इन अनरिलेटेड स्पीशीज़। अब क्या है, हम ऐसा सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन जो है जब रिसोर्सेज़ अनलिमिटेड होंगे, जब रिसोर्सेज़ लिमिटेड होंगे। हम ऐसा सोचते हैं ना कि जब रिसोर्सेज़ की कमी होगी तभी 2 स्पीशीज़ जो है आपस में खाने के लिए लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिशन आपका 2 बिल्कुल स्पीशीज़ जैसे कि हमने ऊपर देखा था टॉर्टोइस और गोट्स का, है ना? क्या टर्टल और टॉय आपके जो गोट्स हैं बिल्कुल एक-दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई उनका तुक बैठता है, नहीं बैठता, लेकिन फिर भी उनके बीच में कॉम्पिटिशन तो हुआ था ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिशन होता है वो 2 अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बता दिया। फॉर एक और एग्जांपल आता है जैसे कि फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो आप होती हैं आपके पास कुछ बर्ड्स, ठीक है? फ्लेमिंगो होती हैं बर्ड्स, ठीक है? फ्लेमिंगोस और फिशेस ऐसे 2, अब ये देखो ये दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल लिंक है, वो बर्ड्स हैं, वो फिशेस हैं, लेकिन फिर भी ये सेम रिसोर्स
रिसोर्स के लिए लड़ते थे। दैट मीन्स इनमें भी क्या होता था, सेम चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन होता था। किसके लिए कॉम्पिटिशन करते थे ये? ज़ू प्लैंक्टन्स के लिए। एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, ज़ू प्लैंक्टन्स के लिए फ्लेमिंगोज़ और फिशेज़ जो थी आपस में लड़ती थी। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है वो अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है। ठीक है? फिर आता है आपके पास, देखो अब हमने देखा कुछ हमारे पास हमने चीज़ें पढ़ी जहाँ पे एक्सक्लूजन हो गया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था। कुछ हमने पढ़ा जहाँ पे 2 स्पीशीज़ थी, उन्होंने क्या करा आपस में को-इवॉल्व करा। तो हमने एट द एंड हम कहें तो कॉम्पिटिशन में दोनों चीज़ें दिख सकती हैं, एक्सक्लूजन भी दिख सकता है और साथ-साथ आपका को-एक्सिस्टेंस भी दिख सकता है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया ऐसे कुछ ऑर्गेनिज़्म जो कि आपके पास सेम चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। मान लो रिसोर्सेज़ आपके बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, लिमिट आपके रिसोर्सेज़ जो है बिल्कुल अनलिमिटेड है, जितने रिसोर्सेज़ चाहिए उतने हैं। लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन, फिर भी आपके पास उन चीज़ में भी कॉम्पिटिशन आपका हो सकता है और उस कॉम्पिटिशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। ठीक है? इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन क्या होता है? जब भी हम एक अनलिमिटेड चीज़ के लिए भी मान लो लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। वही लिख रखा है, इवन व्हेन रिसोर्सेज़ आर अनलिमिटेड, कॉम्पिटिशन देयर कैन आल्सो हैपन। ठीक है? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। ठीक है? एनसीईआरटी में देख सकते हो, यहाँ पे देखो डार्विन ने लिख रखा है। डार्विन ने जब स्ट्रगल के बारे में बात किया था, हमें पता है डार्विन ने रिप्रोडक्टिव स्ट्रगल के बारे में बात किया था, फिटनेस के बारे में। ठीक है? अच्छा, डार्विन ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी। उसने बोला था इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज़ अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंट्रा कि डार्विन के अकॉर्डिंग इंट्रा स्पेसिफिक पोटेंट फोर्स है, ठीक है, या फिर इंटर स्पेसिफिक है। ठीक है, पोटेंट का मतलब हो गया सिंपली मैं कहूँ इंटरेस्टिंग, जो आपके पास फीचर मान सकते हैं, या फिर एक ऐसा इन्फ्लुएंसिंग फोर्स आप बोल सकते हो जिसको कि इन्फ्लुएंस करता है एट द एंड आपके एनवायरमेंट को। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए डार्विन के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्पिटिशन है जो कि पोटेंट फोर्स मान सकते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए वहां पे इंटर स्पेसिफिक, नॉट इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, फिर देखो बिलीव द कॉम्पिटिशन व्हेन क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होगा। टोटली फर्स्ट अनरिलेटेड स्पीशीज बता दिया कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल इन साउथ शैलो अमेरिकन लेक्स, फ्लेमिंगोस बताया ना ऊपर, फ्लेमिंगोस का एग्जांपल क्या था? फ्लेमिंगोस कहाँ पे थी? पहली बात तो अमेरिकन लेक्स में थी। याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जांपल लिया इसको हमने, साउथ शैलो लेक्स पे हमने इसकी बात की है कि कुछ आपके पास विजिटिंग फ्लेमिंगोस थी और रेजिडेंट फिशेस थी, वो क्या करती थी? सेम खाने के लिए लड़ती थी और उनका खाना क्या था? जू प्लैंक्टन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वही दे रखा है फूड स्पेस की, जरूरी नहीं है सिर्फ आपके पास ज्यादा खाना होगा तभी आपके पास जो है कंपटीशन होगा। फिर गॉस का एग्जांपल दे रखा है व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज बट एविडेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड परसुएटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा नहीं होता। वही जो मैंने आपको ऊपर चीज बताई ना कि अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास लड़ाई जो है वो सेम रिसोर्स के बीच में होगी, सेम मतलब अनलिमिटेड लिमिटेड के केस में होगी। वही बात यहाँ पे बार बार लिख रखी है, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अबंडन टॉर्टोइस का आपको यहाँ पे बता दिया, रीड कर सकते हो इसको एनसीईआरटी से। ठीक है, अच्छा बात ये थी कॉम्पिटेटिव रिलीज की। पहले हमने पढ़ लिया कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, अब आता है हमारे पास कॉम्पिटेटिव रिलीज। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग पढ़ लिया, एक्सक्लूजन पढ़ लिया जो कि सेम मतलब होता है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन पढ़ लिया। अब बात आती है कॉम्पिटेटिव रिलीज की। कॉम्पिटेटिव रिलीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आपके पास जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो आपके पास ये एक पूरा एरिया है, इसके अंदर मान लो इस एरिया के अंदर भी 2 एरिया है। मान लो यहाँ पे एक स्पीशीज ने जो था अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, एक वाली 2 तरह की यहाँ पे मान लो पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मान लो कॉम्पिटिशन के थ्रू क्या हुआ, ये वाली जो स्पीशीज थी वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई। ठीक है, मान लो ये बिल्कुल चली गई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाली जो स्पीशीज अपने अब क्या करेगा, अब ये ग्रो कर पाएगी, अपने पॉपुलेशन नंबर को ये और ज्यादा बढ़ा पाएगी। ठीक है, पहले बढ़ाना इसको था क्योंकि इसका नंबर ज्यादा था, लेकिन कॉम्पिटिशन की वजह से अगर मान लो ये स्पीशीज चली गई, तो इस वाली पॉपुलेशन ने क्या करा, अपना नंबर बढ़ा दिया, जिसको आप सिंपल यहाँ से लिंक कर सकते हो रिलीज से। भाई रिलीज हो गया। ठीक है, बाकी जो मैनी स्पीशीज का क्या हुआ, एक तरह से रिलीज हो गया, सिंपल ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, वही लाइन लिख रखी है आपके यहाँ पे, स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम जियोग्राफिकल एरिया, कि ऐसी चीज जो कि आपके अभी बताया ना, एग्जांपल यहाँ बताया था अभी लिख के, कि ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत छोटे एरिया तक पहले रिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन कंपटीशन की वजह से उसने क्या कर लिया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन अपनी उसने अपने रेंज को, अपने नंबर को उसने क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। वही लाइन यहाँ पे लिख रखी है। कभी भी अगर क्वेश्चन आए ना कि कॉम्पिटिटिव रिलीज में, तो पहले 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, और अगर मान लो उसमें ये लाइन आ गई ना, तो इस लाइन को मार्क करके आना है कि भाई उस अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ रही है नॉर्मल स्पीशीज की भी, तो वो आपके पास एग्जांपल माना जाएगा कॉम्पिटिटिव रिलीज का। ठीक है, पहले 4 ऑप्शन पढ़ना इसके लिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। फिर कैथैलेमस का एग्जांपल दे रखा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखो, कभी भी आपसे पूछा जाए ना मैकेनिज्म, अगर क्वेश्चन आए मैकेनिज्म, ठीक है, कि भाई कैसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके वाबलर्स की स्पीशीज रह पा रही थी जिंदा, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, मैकेनिज्म, पूरे अगर क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म वाला वर्ड दिख जाए ना, सिंपली वहां पे मार्क करके आ सकते हो रिसोर्स पार्टीशनिंग, क्योंकि मैकेनिज्म प्रोसेस का नाम रिसोर्स पार्टीशनिंग है। ऊपर वाले वो प्रिंसिपल्स थे, लेकिन अगर मैकेनिज्म पूछा जाए तो रिसोर्स पार्टीशनिंग एक मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट आएगा फिर हमारे पास म्यूचुअलिज्म। बताओ, समझ में आ गया? लास्ट आता है म्यूचुअलिज्म।
ठीक है, चलो देखो म्यूचुअलिज़्म देखते हैं। म्यूचुअलिज़्म में आपके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था दोनों अगर हमें दोनों चीज़ों का फ़ायदा दिखे तो वो एग्ज़ाम्पल होता है म्यूचुअलिज़्म का। एग्ज़ाम्पल जैसे कि माइकोरिज़ा, माइकोरिज़ा सबको पता है 11th में पढ़ के आई हो फंजाई और आपके पास जब रूट्स मिल जाती है तो वो हमारे पास बना देती है माइकोरिज़ा में। सबको पता है जो हमारे पास फंजाई होती है वो क्या करती है आपके पास जो रूट्स होती है वो क्या करती है फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को खाना देती है और फंजाई जो होती है वो क्या करता है मिनरल्स को सॉइल से एब्ज़ॉर्ब करता है। कैसे एब्ज़ॉर्ब करता है? अपने हाइफ़े वगैरह को फैला के, हाइफ़े सबको पता होगा, पढ़ के आए हो ना? ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो इसको भी फ़ायदा हुआ, इसको भी फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट देखो लाइकेन का। लाइकेन में एग्जांपल जैसे कि जब एल्गी और फंजाई दोनों मिल जाते हैं तो वो मेरे पास बना देते हैं एल्गी। ठीक है? पढ़ा होगा बायोलॉजिकल में ये वाली चीज़ भी। एल्गी को हम क्या बोलते थे? फाइकोबिएंट बोलते थे और फंजाई को हम क्या बोलते थे? माइकोबिएंट बोलते थे। एल्गियाँ खाना बनाती थी, फंजाई जो थी अगेन आके मिनरल्स वगैरह लाती थी। यहाँ पे भी इसको एल्गी को भी फायदा हो गया, फंजाई को भी फायदा हो गया। एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज़्म का। थर्ड एग्जांपल देखो प्लांट पॉलिनेशन का। प्लांट पॉलिनेशन में क्या होता है, मान लो कोई पॉलिनेटर है, वो क्या करने पॉलिनेशन करने आया, तो यहाँ पे क्या हुआ प्लांट को फ़ायदा हो गया क्योंकि उसकी पॉलिनेशन हो पाई। पॉलिनेटर को भी तो फ़ायदा होता है ना, पॉलिनेटर को कैसे फ़ायदा होता है जैसे कि अपने आपको पता होगा स्पेस जो प्लांट होता है वो स्पेस दे देता है पॉलिनेटर को कि चल कोई बात नहीं पॉलिनेटर मेरा तो नेक्टर वगैरह लेके बेशक मेरा काम कर रहा है लेकिन उसको स्पेस दे देता है ताकि उसके जो यंग वन्स है, उस पॉलिनेटर के जो यंग वन्स हैं उनको स्पेस मिल पाए आगे ग्रोइंग के लिए। तो यहाँ पे प्लांट को भी फ़ायदा हुआ, पॉलिनेटर को भी फ़ायदा हुआ। लास्ट एग्जांपल आता है एनिमल और सीड डिस्पर्सल का। यहाँ भी वही सेम सेम लिंक कर सकते हो कि एनिमल्स जो है वो सीड डिस्पर्सल कैसे करते हैं वही नेक्टर वगैरह लेके, जिससे अल्टीमेटली एनिमल्स को भी फायदा हो जाता है और हमारे पास जो लेके जा रहा है उसको भी फायदा हो जाता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ये तो हमने कर ली म्यूचुअलिज़्म की बात। आपके एनसीईआरटी में ना वर्ड दे रखा है कोइवोल्यूशन, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कोइवोल्यूशन के उसमें दे रखा है, ठीक है? लेकिन ये जो मैं एग्जांपल अभी आपको यहाँ बताऊँगी ना, ये एग्जांपल आपका एक्चुअली कोइवोल्यूशन का आता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको म्यूचुअलिज़्म के अंडर ये दे रखा है, ठीक है? अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये एग्जांपल मेरे पास कोइवोल्यूशन का है, अभी आपको समझोगे, ठीक हो? पहली बात तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज़ इवॉल्व टुगेदर। देखो, आपके पास ना कोइवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था, अगर मैं म्यूचुअलिज़्म में देखो ना, म्यूचुअलिज़्म में क्या होता था हमारे पास, अगर मान लो प्लांट डेवलप कर रहा है, पॉलिनेटर डेवलप कर रहा है, दोनों अलग-अलग टाइम पे भी डेवलप कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक चल जाता है। लेकिन कोइवोल्यूशन में क्या होता है, अगर मान लो प्लांट मान लो डेवलपमेंट शो कर रहा है, तो आपके पास जो पॉलिनेट करने आ रहा है ना, जो पॉलिनेशन करने आ रहा है, उसको भी साथ ही साथ उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? तभी यहाँ लिख रखा है कि कोइवोल्यूशन में एक एक्सेप्शन केस आता है कि यहाँ पे क्लोज़ली रिलेटेड स्पीशीज़ को साथ-साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, तभी आगे जाके इंटरैक्शन हो पाएगी, पॉपुलेशन इंटरैक्शन हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। ये मेन डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है? एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है फिग और वास्प का। फिग आपको ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको ये बताई थी ये वाला एग्जांपल तो, है ना? फिग हमारे पास एक प्लांट का एग्जांपल होता है, वास्प हमारे पास एक इंसेक्ट का एग्जांपल होता है। यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास जो वास्प होता है वो क्या करता है एज़ एन पॉलिनेटर की तरह एक्ट करता है और फिग से वही नेक्टर लेके आता है और आपका पॉलिनेशन करा देता है। सिंपल सा एग्जांपल है ये वाला, ठीक है? ये कैस क्या शो करते हैं को-एक्सटिंक्शन शो करते हैं। दैट मीन्स अगर फिग जिएगा तो मान लो फिग और वास्प, फिग जिएगा तो वास्प जिएगा, फिग मरेगा तो वास्प भी मरेगा, ठीक है? ये क्या करते हैं आपस में को-एक्सटिंक्शन को यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है? को का मतलब समझ गए होगे वही समझ गए, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो यूका प्लांट और मोथ का। ये हमने पढ़ा था आपका वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अमोर्फोफिलस याद है? अमोर्फोफिलस की हाइट बताना कौन कितनी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अमोर्फोफिलस मुझे याद आ गया, तो बताओ ये वाला एग्जांपल देके अमोर्फोफिलस याद आ गया, बताओ। अमॉर्फोफिलस का बताना फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है? तो यूका प्लांट और जो मोथ है ना, वो भी आपस में कोइवोल्यूशन शो करते हैं। कैसे भई यूका अगर जिएगा तो मोथ वाला जो है पॉलिनेट कर पाएगा। यूका मेरे पास क्या है? प्लांट है, ठीक है? यूका प्लांट है, मोथ मेरे पास क्या है? पॉलिनेटर है, ठीक है? ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जांपल आते हैं मेरे पास ऑरफाइरस का और बी का। देखो जनरली हमारे पास हाँ, वेरी गुड प्राची, भावना, वेरी गुड सबको याद है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट देखो ऑरफाइरस और बी का, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। देखो जनरली हमारे पास क्या होता है ना, ऑरफाइरस अगेन एक प्लांट का नाम है, ऑरफाइस नहीं है। तो मैंगो वाला बताया था वो ऑरफाइस, उसकी स्पेलिंग अलग थी। ठीक है? उसकी स्पेलिंग ये थी, इसकी स्पेलिंग अलग है, तो दोनों को रिलेट मत करना, ठीक है? तो ऑरफाइरस और बी आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो ऑरफाइरस ठीक है, निहाल अबिलिप्सा ठीक है। तो क्या है ऑरफाइरस में ना हमारे पास एक्चुअली में होता क्या है, जनरली हमारा जो ऑरफाइरस होता है ना, ये नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा और अल्टीमेटली क्या होता है बी जो कि पॉलिनेटर की तरह एक्ट करता है, बी क्या करेगा उस नेक्टर को ले जाके पॉलिनेशन करा देगा। लेकिन कुछ ऑरफाइस, कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं या फिर सिंपली बोलो कुछ ऑरफाइरस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि जो कि आपने पढ़ा होगा चीट रोबर्स, पोलन रोबर्स पढ़ाया था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नेक्टर लेके तो जाते हैं, नेक्टर मतलब खुद खाने के लिए ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते, उनको हम बोलते थे रॉबर्स बोलते थे। वहाँ पे हमने पढ़ा है उस चैप्टर में, ठीक है? तो ऑरफाइरस पे क्या होता है ना, ऑरफाइरस बेसिकली चीटर है, ठीक है? और जो बी है वो चीट उस बी को जो बी था वो चीटेड होता था, बी के ऊपर चीटिंग की जाती है और जो ऑरफाइरस होता है वो क्या होता है चीटर माना जाता है। कैसे चीटर माना जाता है ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। एक्चुअली में पहले देखो समझाती हूँ, देखो एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कोई पॉलिनेटर, ये ध्यान से समझना, ठीक है? इस लाइन को ध्यान से सुनना। मान लो कोई पॉलिनेटर है आपके पास, मान लो कोई पॉलिनेटर है, वो पॉलिनेटर जो है प्लांट के ऊपर आया, ठीक है?
जनरली क्या होता है मेल जो है वो फीमेल को ही देखेगा ना कॉपुलेशन करने के लिए, सो दैट उसकी पॉलिनेशन, उसकी फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाए, डेफिनिटली जो मेल है वो फीमेल को ही ढूँढेगा, फीमेल को ही वो पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या है ना, ये जो ऑर्फायरस होता है ना, ये ऑर्फायरस एक ऐसा प्लांट है जो कि कोशिश करता है कि भई मैं फीमेल की तरह, मैं देखो बी क्या है ना, बी यहाँ पे मेल वाली बी की बात हो रही है, ठीक है? अब मेल भी कोशिश करेगी कि मैं फीमेल वाली बी को फटाफट से पहचानूँ और मैं पॉलिनेशन करा दूँ, मैं अपनी फर्टिलाइजेशन वगैरह करा दूँ। लेकिन ऑर्फायरस एक ऐसा प्लांट है, ये कोशिश करता है कि अपने अंदर ना ये अपने है प्लांट, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। इस तरीके से देखो, यहाँ पे देखो, ये बी है आपके पास, ठीक है? ये बी का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। ये जो बी है आपको यहाँ पे छोटी सी लीफ दिख रही है? पूरी स्क्रीन विज़िबल है? रुको। ठीक है? हाँ, ये देखो अब दिख रहा है आपको देखो। तो हमारे पास ना ये बी होती है, ठीक है? ये बी क्या करती है अपने अंदर ना ऐसी अपने पहली बात तो ये इंसेक्ट है, लेकिन अपने अंदर ना अपनी इवोल्यूशन करते-करते अपने अंदर ये एक लीफ तरह का ना स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है। ताकि अगर मान लो मेल बी जो है ना, मेल वाला जो बी है, अगर मान लो इसको पॉलिनेशन करने आई भी ना, तो वो इसको देख के वो हो जाए, बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाए कि ये प्लांट है या फिर मैं सिंपली फीमेल वाली पे आ रहा हूँ। बिल्कुल कन्फ्यूज़ जहाँ पे हो जाए ना, तो वो एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो जाता है यहाँ पे को-इवोल्यूशन का। तभी मैंने ऊपर बोला कि ये चीटर्स होते हैं। किस तरीके से चीटर होते हैं? क्योंकि है तो ये आपके पास क्या? है आपके पास ये बी, ठीक है? इसका काम क्या था? सिंपल, लेकिन इसने प्लांट की तरह इवोल्यूशन कर लिया अपना। प्लांट की तरह इसने क्या कर लिया? एक अपनी प्लांट की अपनी कोई भी पेटल बना ली, इवोल्यूशन करते-करते इसने अपनी ऐसी पेटल बना ली, जिससे कि क्या हुआ? मेल भी जो था जब आया कन्फ्यूज़ हो गया कि ये फीमेल है या फिर प्लांट है। ठीक है? कि मैं कॉपुलेशन करूँ या ना करूँ। ठीक है? तभी यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास, यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है मिमिक। ये फीमेल बी को मिमिक करता है, मिमिक्री करता है फीमेल बी की। कैसे? क्योंकि मेल बी को क्या करना है? फीमेल के ऊपर आना है कॉपुलेशन के लिए। ठीक है? यहाँ पे दे रखा है। इसी तरीके से हम इसको ये भी प्रोसेस को नाम दे सकते हैं सेक्सुअल डिसीट या फिर सूडो कॉपुलेशन। सूडो क्यों? फॉल्स कॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉपुलेशन तो हो नहीं पाई ना। वो तो बैठ गया किसके ऊपर आके? प्लांट के ऊपर एक तरह से। बताओ क्लियर हुआ? ये सूडो समझ में आया कि हम इसको सूडो क्यों बोलते हैं? देखो एनसीईआरटी से रीड कराती हूँ, वहाँ समझ में आएगा। देखो म्यूचुअलिज़्म ये रीड कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है देखो। जो ऑर्किड होते हैं आपके पास क्या शो करते हैं? बिविल्डिंग डाइवर्सिटी मीन्स बिल्कुल कन्फ्यूजिंग से डाइवर्सिटी शो करते हैं। किस तरीके से? ये देखो बीज़ और बम्बल बीज़। जनरली क्या होता है हमारे पास जो ऑर्किड्स होते हैं ना, उनका जो पॉलिनेटर होता है वो कौन माना जाता है? बीज़ और बम्बल बीज़ जनरली माने जाते हैं। ठीक है? और एंश्योर कराते हैं वो गारंटीड पॉलिनेशन। लेकिन नॉट ऑल ऑर्किड। अब सभी ऑर्किड सभी जो मतलब सारे ऑर्किड हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे ऑर्किड जो होते हैं वो रिवार्ड देते हैं। दैट मीन्स रिवार्ड का मतलब नेक्टर देते हैं। सभी ऑर्किड इतने भोले नहीं होते। कुछ ऐसे ऑर्किड होते हैं एग्जाम्पल जैसे कि मेडिटेरेनियन ऑर्किड, नाम इंपॉर्टेंट है याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं मेरे पास जिनका एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन ऑर्किड, जिसका नाम है एग्जाम्पल है ऑर्फाइस। ये क्या करते हैं? सेक्सुअल डिसीट को ऑफर करते हैं। डिसीट का मतलब वही हो गया एक तरह से फॉल्स आपके पॉलिनेशन ही, ठीक है? टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। कैसे? वन पेटल ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो होता है एक पेटल क्या करता है? बियर करता है कैसी? अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। दैट मीन्स फ्लावर अपने आप को मॉडिफाई करेगा कैसे कि वो फीमेल की तरह दिखने लग जाए। ठीक है? कलर और मार्किंग्स से ना मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज़ अ फीमेल। अब मेल कैसे अट्रैक्ट होगा फीमेल की तरफ, फीमेल वाले प्लांट की तरफ, और सूडो कॉपुलेट्स कर लेगा विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डस्टेड विद द, डेफिनिटली प्लांट आया तो वो प्लांट के ऊपर है ना, प्लांट ने क्या करा? एक तरह से धोखा करा, है ना? ऊपर बताया था ना आपको, और फाइज वाला जो प्लांट था उसने धोखा करा। कैसे धोखा करा? कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया, एक पत्ती की शेप ले आया वो, जिससे क्या हुआ जब मेल वाला उसको पॉलिनेट करने आया तो उसको धोखा लग गया, उसको कंफ्यूज हो गया वो। अल्टीमेटली अब हुआ तो वो कंफ्यूज है, कॉपुलेशन तो वो अभी भी नहीं कर पाए क्योंकि फीमेल एक्चुअली में तो वहाँ पे थी ही नहीं। तो एक तरह से एक ये थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे कि एटलीस्ट नेक्टर, जो भी नेक्टर था वो प्लांट के ऊपर जो नेक्टर था, अब वो जो मेल वाला बी आ रहा है एटलीस्ट वो नेक्टर लेके चला जाएगा, और फिर जब अपनी रिसर्च में वो आगे फीमेल की रिसर्च में जाएगा तो दूसरे प्लांट के ऊपर वही पॉलिनेशन वो करा सकता है। बस इतना सा फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ऑर्फाइस को धोखा, सॉरी मेल बी को यहाँ पे धोखा ही मिलता है। ठीक है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं हियर यू कैन सी हाउ को-इवोल्यूशन, अब यहाँ पे को-इवोल्यूशन हुआ ना, कैसे वो इवोल्यूशन हुआ? अगर मान लो जो मेरे पास फीमेल, जो मैंने आपको बताया अभी, जो फीमेल वाला बताया या जो उसने मॉडिफिकेशन कर लिया, अगर मान लो वो मॉडिफिकेशन वो करता ही ना, तो मेल बी को पता चल जाता आसानी से, ये तो उसने मॉडिफिकेशन कर ली तब जाके मेल बी को वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ? को-इवोल्यूशन हुआ कि एक स्पीशीज़ ने अगर सहारा दिया तो दूसरी स्पीशीज़ तभी उसकी जो ग्रोथ थी वो पॉसिबल हो पाई, अगर मेरे पास पहली स्पीशीज़ की ग्रोथ हुई है। पहली ने अगर अपने आप को चेंज किया तभी वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये हो पाई हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? फिर यहाँ पे तुम्हारा वही लिख रखा है। बताओ क्लियर हुआ? यहाँ पे दे रखे हैं डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपोर्टेंट डायग्राम, ठीक है? यहाँ पे बी पॉलिनेटर का एग्जांपल दे रखा है ऑर्किड का, इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है?
प्लस में ये वाला डायग्राम भी इम्पोर्टेंट था, मैं डायग्राम दिखा देती हूँ, ये वाला डायग्राम देखो। देखो यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रखी है, ये भी डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये भी डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम है वास्प का, ठीक है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना ये छोटा-सा गोला, तो यहाँ पे जो वास्प होता है ना, ये क्या करता है ओवी पोज़िशन दैट मीन्स अपने एग लेइंग के लिए ताकि नरिशमेंट वगैरह मिलते रहे। यहाँ पे जो वास्प होता है वो अपने फ्रूट्स को आके यहाँ पे डिपॉज़िट अपने लार्वा को डिपॉज़िट करता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है फिग और वास्प का। फिग क्या होता है फ्रूट वो प्लांट होता है और वास्प मेरे पास क्या होता है अगेन इंसेक्ट होता है। ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है फिग और वास्प का, ठीक है? ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना। क्लियर? चैप्टर फिनिश हो गया। समरी करें? ठीक है? समरी देखते हैं फटाफट, ठीक है? देखो, देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही देखी थी क्या होती है आपके पास ठीक है इट इज कंसर्न विद फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटीज बायोमास बता दिया था टेम्परेचर लाइट वाटर सॉइल आपके इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं ये भी आपको पता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इज होम्योस्टेसिस हम इसको कहते थे कंट्रीब्यूट करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर को ठीक है बट ओनली सम ऑर्गेनिज्म दैट इज रेगुलेटर्स बताए थे ना वही कैपेबल होते हैं होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने के लिए कन्फर्म कन्फर्मर्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते ठीक है फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है others are either partially regulate the internal temperature or simply confirm. A few other species have evolved adaptations to avoid unfavorable like migration, estivation, hibernation, diapause हमने देखा था. फिर दे रखा है evolutionary changes through selection through natural selection take place at the population level. सबको पता है natural selection तो definitely population पे तो work करता था किसी normal individual पे तो work करता ही नहीं था. Population ecology is an important area of ecology. ठीक है ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस लाइन को ध्यान से देख लेना कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो सिर्फ पॉपुलेशन लेवल पर ही एग्जिस्ट करता है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ठीक है पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और गिवन स्पीशीज शेयरिंग और कंपीटिंग डेफिनेशन हमने देख ली थी पॉपुलेशन जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स क्या माने जाते हैं बर्थ रेट होता है डेथ रेट होता है ठीक है आपको बताया था सेक्स रेशियो होता है एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ फीमेल इज ऑफन ग्राफिकली एज पिरामिड हमने कल देखे थे कैसे कैसे डायग्राम्स बनते हैं ठीक है वेदर अ पॉपुलेशन इज स्टेशनरी देखा था हमने 3 ग्राफ देखे थे ना वही ग्राफ दे रखे हैं ecological effects of any factors on a population are generally reflected in the size population density which may be expressed in different ways number biomass हमने सब में देखा था ये चीज पॉपुलेशन जो है ग्रोथ करती है इमिग्रेशन से ग्रोथ करती है और डिक्लाइन करती है डेथ से और इमाइग्रेशन से कल हमने ये चीज देख ली थी when resources are unlimited the growth is usually exponential but when resources become progressively limiting growth कैसी हो जाती थी logistic growth हो जाती थी सबको याद है ना फिर देखो दोनों केसेस में ग्रोथ इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाय द कैरिंग कैपेसिटी ठीक है आपके पास क्या था ग्रोथ जो होता है आपके पास कैरिंग कैपेसिटी से आती थी जहां पे हमने आर भी देखा था आर आपके पास क्या होता है इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरैक्ट इन वेरियस वे सबको पता है पॉपुलेशन कभी भी ऑर्गेनिज्म की तरह तो रह नहीं सकती ऑर्गेनिज्म था ना जो कि आपका आइसोलेशन में रहता था पॉपुलेशन तो कभी आइसोलेशन में रह ही नहीं सकती ठीक है डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दोज इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज कॉम्पिटिशन हमने देखा प्रेडेशन देखा पैरासिटिज्म देखा कॉमनलिज्म देखा एनिलिज्म देखा ये सब देखा प्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because through which tropic energy is facilitated and some predators helping controlling prey population importance हमने देख ली plants have evolved diverse morphological and chemical defenses ये भी देख लिया competition में क्या होता है superior competitor inferior को क्या कर देता है dominate कर देता है ठीक है but many closely related species mechanism ऐसे भी mechanism थे जहाँ पे हमने coexistence देखा some of the most fascinating example mutualism हमने ये चीज देख ली clear बताओ आज कमेंट्स करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी तुम्हें करना है करो नहीं करना मत करो ठीक है ठीक है तुम्हारी मर्जी ठीक है कोई कोई मत करा करो कल किसके थे सिर्फ 3 के थे सिर्फ ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं बोलूँ तुम्हें करना है करो नहीं करना मत करो तुम्हारे लिए एजुकेटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं बट कोई फायदा नहीं ठीक है तुम मेहंदी लगा के ना अपनी मेहंदी हाथों में मेहंदी देखो हाथों में ठीक है कमेंट मत करना लेकिन ठीक है चैप्टर खत्म हो गया अब इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में अच्छा क्वेश्चंस में समझ में आ गया चैप्टर पहले बताओ ठीक है समझ में आ गया ना ठीक है क्वेश्चंस बताओ खुद कर लोगे मुझे बात बताओ क्वेश्चन ये देखो डायग्राम यहाँ से क्वेश्चन है ठीक है ये देखो यहाँ पे ना डायग्राम वाला क्वेश्चन है अब ये बताओ किसका डायग्राम मैंने बताया था ऊपर ये आपको ऑर्किड का था ना ये ऑर्किड फ्लावर का होता है ठीक है अगर एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा तो इसको लर्न कर लेना
ठीक है? फिर यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल देखो कि ये किसका एग्ज़ाम्पल है, फिग का है, ठीक है? अगर डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो कर लेना, अदरवाइज़ वो तो भी आपको जो मैंने क्वेश्चन बनाया ना, यहाँ से डायग्राम देके इसको देख लेना ज़रूर, ठीक है? फिर मैं तब यहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन डाले, मैं आंसर मार्क कर देती हूँ। फिर उसके बाद देखिए ऑर्किड का एग्ज़ाम्पल है, ये फिग का एग्ज़ाम्पल है। फिर यहाँ पे दे रखा है फाइंड आउट द इंसेक्ट, आपको यहाँ पे दे रखा है डेफिनिटली यहाँ पे वास्प इंसेक्ट की बात हो रही है। इन तीनों डायग्राम को ध्यान से देख लेना, ठीक है? लेकिन कमेंट मत करना, ठीक है? मेहंदी लगाओ हाथ पे, मेहंदी देखना अच्छे से बैठ के आज, ठीक है? हाथों को कष्ट मत देना, ठीक है? हाथों को कष्ट नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है? हाथों को दिक्कत होगी तो फिर कैसे करोगे? इतने प्यारे-प्यारे हाथ नहीं लेके रहने। हाथों को कष्ट नहीं देना, फिंगर्स को तो बिल्कुल कष्ट नहीं देना, ऐसे-ऐसे लिख कभी तुम टाइपिंग करो, कुछ मत करना, ठीक है? हाँ, हाँ, हँस लो। रियाज़ सर कभी-कभी कमेंट नहीं आता। चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, बस अपने हाथों को बचा के रखना, ठीक है? कभी हाथ गंदे हो जाए, ठीक है? चलो ये वाले क्वेश्चन्स तुम्हें पीडीएफ मिल जाती है, ये क्वेश्चन्स देख लेना, ठीक है? ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? और फिर से अगर हाथों को थोड़ा कष्ट दोगे तो टेलीग्राम पे भेज देना वरना मर्ज़ी है, ठीक है? हाँ, ठीक है भावना। ऐसे कर सक फिर ये ना हो ना फ़ोन चला-चला के हाथ फिंगर्स रफ़ हो जाएँ बिल्कुल, ठीक है? तो थोड़ा-सा और अगर कष्ट का करो तुम, तो टेलीग्राम पे भी क्या करना इनके आंसर्स भेज देना, ठीक है? वरना मैं भेज नहीं मैं कर लूँगी, तुम मत भेजना, ठीक है? मैं आंसर्स भेज दूँगी, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं आंसर भेज दूँगी, ठीक है? हाँ, प्राची कुछ-कुछ का आता है ना, बाकी बाकी नहीं करते, बाकी के हाथ गंदे हो जाएँगे। चलो ठीक है फिर, ठीक है? चलो मुझे आंसर्स तो चलो मैं भेज दूँगी, ठीक है? टेलीग्राम पे बाकी क्वेश्चन्स को इनको ट्राई कर लेना अच्छे से, ठीक है? 2 पेज के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन्स कर लेना, बाकी चैप्टर खत्म हो गया। अब इको हाँ, डोरेमी का भी आता है, ठीक है। अब इकोसिस्टम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2 चैप्टर रह गए हैं, ठीक है? 2 चैप्टर मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है? बस फिर हमारा सिलेबस 12th का कंप्लीट, ठीक है? हाँ, सही नहीं मैं सही नहीं कह रही फिर? भावना, चलो, ठीक है फिर? क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, छोड़ना मत इन क्वेश्चन्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू कैन लीव।